हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 जो हमारी हिंदी है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे हर चैप्टर में से, कितने सेक्शंस होते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, कितना टाइम दिया जाता है आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ये सारी ही बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। किस तरीके से हमारे चैप्टर में से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कैसे आपको सॉल्व करना है उन सभी क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और पैटर्न भी मैं आपको बताने वाली हूँ अपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा पूरा 100 मार्क्स का होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि आपने एक टीएमए भी बनाया होगा जिसको हम ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट कहते हैं। ये हमारा 20% का होता है। तो इतना समझिए कि जो आपका 100 में से जो 20% है वो हमारा टीएमए में आएगा। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारा 100 में से 20% हमारा टीएमए में चला जाएगा, बाकी जो हमारा 80 मार्क्स बचे उसका हमें अपना पूरा थ्योरी एग्जाम देना होगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में आपका जो मार्क्स लिखे होंगे वो आपका 100 ही लिखा होगा और जो टोटल टाइम दिया जाता है वो आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है इसको पूरा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो खंड जो होते हैं हमारे जो सेक्शन दिए जाते हैं वो 3 सेक्शन होते हैं, एक का, ख और गा। लेकिन इसमें से जो हमारा खंड जो का होता है यानी पहला सेक्शन जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और बिल्कुल ये अनिवार्य है। लेकिन जो हमारा खंड खा और खंड गा जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही खंड को सॉल्व करना होता है। अगर आपको खंड गा अच्छे तरीके से आता है यानी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आते हैं तो आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको खा अच्छे से आता है तो आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप खा करके आ गए और गा नहीं करके आए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपको आता है आप उस खंड को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो हमारा खंड का है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस को पूछा जाएगा उन सभी क्वेश्चन आंसर को आपको करना होगा। अब जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है वो साप प्रसंग व्याख्या का दिया जाता है। अब ये साप प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बाकी पहला क्वेश्चन हमारा साप प्रसंग व्याख्या का होता है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा जो होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन आंसर जो हमारे चैप्टर्स में से पूछा जाता है। और उसी तरीके से जो हमारा थर्ड के अंदर ये होता है कि किसी भी चैप्टर का जो केंद्रीय भाव होता है वो पूछा जाता है या काव्यगत विशेषता पूछी जाती है जो भी हमारे कवि या लेखक होते हैं। और आपका अपठित गद्यांश भी पूछा जाता है, पठित गद्यांश भी पूछा जाता है, उसकी साप प्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए। और आपका जो अपठित काव्यांश होता है हमारा 12th क्वेश्चन जो होता है, जो आपको काव्यांश दिया होता है वो आपके किसी भी चैप्टर में से नहीं दिया जाता है। आप पठित का मतलब ही ये है कि आपने इस पूरे काव्यांश को नहीं पढ़ रखा, ये आप पठित है, इसको आपको खुद पढ़कर समझकर इसके क्वेश्चंस के आंसर को देना होता है। बाकी जो हमारा इसी तरीके से आप पठित गद्यांश भी आता है और काव्यांश भी आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी जो आपके ग्रामर पार्ट के अंदर आपका उपसर्ग हो गया, अलंकार पूछ लेंगे, विलोम शब्द पूछ लेंगे, जो हमारा बेसिक ग्रामर होता है वही हमारा इसके अंदर पूछा जाता है। और कुछ आपके वाक्य वगैरह पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, विराम चिन्ह लगाना, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो आ रखी है। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो एक एक करके चलिए अब हम इस पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा खंड का आएगा उसके अंदर जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो हमारा होगा निम्नलिखित काव्यांश की साप प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब हमारा जो साप प्रसंग व्याख्या है वो किस तरीके से की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको साप प्रसंग व्याख्या के अंदर 3 पॉइंट लिखने होते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा प्रसंग, दूसरा पॉइंट होता है हमारा व्याख्या, थर्ड पॉइंट होता है हमारा विशेष। ये 3 पॉइंट अगर आप लिखते हो और उसके अंदर जो जो चीजें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसी तरीके से जिस फॉर्मेट में आपको मैं बताने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से अपना साप प्रसंग व्याख्या को कंप्लीट करके आते हो इस क्वेश्चन को, तो आपका जो साप प्रसंग व्याख्या के अंदर फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपने काव्यांश को पढ़ लेते हैं। सखी महरी नींद नसारनी हो, पियारो पंथ निहारत सब रेण विहारनी हो, टेक सखियन सब मील सीख दिया मन एक न मानी हो, बिन देखया कल ना पड़ा मन रोस न ठानी हो, अंग खिन व्याकुल भया मुख पिया पिया बानी हो, अंतर वेदन विरहरी महरी पीड़ा न जानी हो, ज्यों चातक घंकू रटे मछरी ज्यों पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसारनी हो।
ये हमारा काव्यांश है। अगर आपने अभी चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा काव्यांश कौन से चैप्टर में से लिया गया है। ये हमारा जो मीराबाई चैप्टर है उससे लिया गया है। तो सिंपल आपको जो हमारा प्रसंग होता है, जो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट लिखना है, उसके अंदर आपको यही लिखना होता है कि ये पद जो है या यह काव्यांश जो है हमारा मीराबाई से लिया गया है। इसके अंदर जो हमारी मीराबाई है उन्होंने अपनी विरह वेदना के बारे में बताया, उसी चीज की उन्होंने अभिव्यक्ति की। अभी विरह वेदना क्या होती है? विरह वेदना यानी जो अपनी प्रियतम से बिछड़ी हुई है, उनसे मिलने को बेचैन है, उनको देखने के लिए तड़प रही हैं। जो वियोग है यानी वो जो दूरियां हैं, तो उसी विरह वेदना को उन्होंने अभिव्यक्त करा है। और इस काव्यांश के अंदर जो भाव है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उन सभी भावों को प्रभावशाली ढंग से इस काव्यांश के अंदर प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा बन गया प्रसंग। इस तरीके से आपको प्रसंग को बनाना होता है। नेक्स्ट जो हमारा व्याख्या है, सेकंड पॉइंट, उसके अंदर क्या करना होता है? आपको सिंपल जो पूरा हमारा काव्यांश है इसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया है, हिंदी में आपको अपने अकॉर्डिंग पूरा काव्यांश को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे यहाँ पे पूरा बता रखा है ना, सखी हमारी नींद न सारनी हो, यानी मीराबाई जो है वो अपनी सखी से कहती है प्रीतम के वियोग में जो मेरी नींद है वो जाती रही है, यानी वो उड़ गई है, गायब सी हो गई है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। प्रीतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई, यानी पियारो पंथ निहारत सब रेण विहारनी हो टेक। पिया का रास्ता, पंथ यानी पिया की राह देखते देखते जितनी मेरी रात थी वो विहरणी हो, यानी पूरी की पूरी व्यतीत हो गई, लेकिन मेरे पिया नहीं आए। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, मन ने उसकी एक न मानी और मैंने कृष्ण से ये स्नेह संबंध जोड़ ही लिया। अगली लाइन में यही कहा गया हमारा, सखियन सब मिल सीख दिया, मन ना एक ना मानी हो, यानी जितनी भी उसकी सखियां थी, सखियां यानी सिंपल हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उसी को यहाँ पे सखियां बता रखा है। सखियन सब मिल सीख दिया, सबने मिलकर मुझे सलाह दी थी कि श्री कृष्ण से स्नेह संबंध मत जोड़ना, लेकिन मन ने मेरी एक न मानी हो। मेरे मन ने क्या करा? कृष्ण से स्नेह संबंध जोड़ ही लिया। अब ये हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता, और ये जो बेचैनी भी है मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर जो है वो अत्यंत दुबला हो गया है और व्याकुल हो गया है, यानी वो बहुत ज्यादा तड़प रही हैं मिलने के लिए। अगर हम किसी के प्यार में इतने ज्यादा डूब जाएंगे, खाना पीना सब छोड़ देंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी, तो शरीर तो पतला हो ही जाएगा, भूख प्यास सब मिट जाएगी। तो इसी तरीके से मीराबाई का जो शरीर है अत्यंत दुबला हो गया है। मेरे मुख पर सिर्फ प्रीतम का ही नाम है, यानी यहाँ पे ये कह रही है, अंग खिन व्याकुल भया मुख पिया पिया बानी हो, यानी उनके मुख पर जो है सिर्फ इसका नाम है, पिया का ही नाम है। मीरा कहती है, हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है, वो जो दर्द जो दिया है, वो प्रेम करने के बाद उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता, क्योंकि प्रेम करने के बाद और उस वियोग के कारण जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं कितनी बेचैन हूँ, कितनी व्याकुल हूँ अपने प्रियतम से मिलने के लिए। अब यहाँ पर जो मीरा है वो एक एग्जाम्पल देती हैं। जैसे यहाँ पे बताती हैं, ज्यों चातक घंकू रटे, यानी जिस तरीके से चातक वर्षा के लिए तड़पता है, जिस तरीके से मछली पानी के लिए तड़पती है और उसके बिना नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। मैं उनके बिना बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ, मैं उनके वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ, और इस व्याकुलता में मैं अपनी शुद्ध बुद्धि भी खो बैठी हूँ, यानी अब उनको अपना होश नहीं है। उनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वाणी है, वो क्या है? प्रीतम का नाम, और उनके लिए वो बहुत ज्यादा व्याकुल है। तो इस तरीके से आपको साप प्रसंग व्याख्या करनी होती है। 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो आपको लिखना है। उसके अंदर क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बताया। जैसे विशेष के अंदर आप क्या लिख सकते हो, जो भी आपके काव्यांश के अंदर जो आपका ग्रामर पार्ट होता है, जैसे इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग है, कौन से रसों का प्रयोग है, और कौन से अलंकारों का प्रयोग करा गया है, कौन से छंद है, तो ये सारी चीजें आप विशेष के अंदर लिख सकते हो। इस काव्यांश के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग है। जो काव्यांश है वो गति काव्य है, इस काव्य को गाया जा सकता है, और इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस है, इसी का प्रयोग करा गया है, क्योंकि जो अपने प्रियतम के वियोग में वो तड़प रही है मीराबाई, तो यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार रस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना साप प्रसंग व्याख्या करना है। इसके अथवा में आपको एक और साप
प्रसंग व्याख्या करने के लिए दे रखा है तो आपको सिंपल एक ही साप प्रसंग व्याख्या करना होता है, चाहे आप का पाठ वाला कर लो चाहे आप अपना खा पाठ वाला कर लो, जो आपको बेस्ट आता है आपको वही वाला करना है। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा खा पाठ है उसके अंदर हमें पंक्तियां दी गई हैं, उसका हमें काव्य सौंदर्य करना है। अब साप प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य में क्या अंतर होता है? काव्य सौंदर्य के अंदर हमें सिंपल भाव सौंदर्य लिखना होता है और शिल्प सौंदर्य लिखना होता है। जो हमारा साप प्रसंग व्याख्या थी उसके अंदर हमें प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या लिखनी होती है और विशेष लिखना होता है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य कर लेते हैं। एक अपना सपनहु दोष कलेशु ना कहू, मोरा भाव उदधि अवगाहु, बिनु समझे निज अख परिपाकु, जरियाऊ जया जननी कही काकू, हृदय हेरी हराए सब ओरा, एक ही बाती भले भल मोरा। अभी हमारा किससे लिया गया है? भरत राम का जो प्रेम है उससे हमारा एक काव्यांश लिया गया है। अब इसका हम भाव सौंदर्य कर लेते हैं। जिस काव्यांश का जो भाव निकल कर आ रहा है वो आपको भाव सौंदर्य के अंदर करना होता है। जैसे जो हमारा काव्यांश है वो किस समय का है? जब राम जी जो है वो वनवास पर चले जाते हैं और जो भरत जी होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं उनके वनवास पे जाने से, क्योंकि जो उनकी माता होती है कैकेयी, उन्होंने राम को षड्यंत्र रचकर वनवास पर भेज दिया था और वो चाहती थी कि अयोध्या के राजा जो है भरत बने ना कि राम जी बने। तो इस तरीके से राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? वो वनवास पर चले जाते हैं। लेकिन जो भरत जी है वो नहीं चाहते थे कि वो अयोध्या के राजा बने, वो चाहते थे कि जो उनके राम है वही अयोध्या के राजा बने। तो भरत जी जो है वो जितने भी ज्ञानी है, जितने भी विशिष्ट मुनि है बड़े बड़े, उन सभी के साथ क्या करते हैं? राम जी से मिलने जाते हैं और वो खुद को दोषी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि सपनहु दोष कलेशु ना कहूँ, यानी मैं सपने में भी किसी और को ये दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने मेरे साथ ये करा जानबूझकर, यानी ना वो अपनी माता को ऐसा कह सकते हैं ना ही किसी और को कह सकते हैं। वो क्या कहते हैं? मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है किसके वजह से हुआ है? मेरे भाग्य के कारण हुआ है। अगर वो मेरे भाग्य में लिखा था, इसी वजह से ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। मैंने अपने पापों के परिणाम समझे बिना अपनी माता को भला बुरा कहा और उनके हृदय को ठेस पहुंचाई, क्योंकि जो भरत है वो कुछ समय पहले अपनी माता को भला बुरा कहते हैं कि जो जननी है, यानी जो मेरी माता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनके कारण ही ये सारी चीजें हुई हैं कि राम जी को वनवास पर जाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उनको एहसास होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं उन सबका दोष मैं अपनी माता को नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे भाग्य में लिखा था वो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, मैंने ये पाप किया है, यानी उन्होंने अपनी माता को भला बुरा कहा और उन्होंने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया और बिना ये समझे कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, और ये मेरा भाग्य का ही दोष है जो ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। अब मेरा भला कौन कर सकता है? यानी उन्होंने सब जगह देख लिया, हृदय हेरी हराई सब ओरा, यानी मैंने अपने हृदय के अंदर हर जगह खोज लिया कि किस तरीके से मेरा भला हो सकता है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, यानी एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है। किस तरीके से भला हो सकता है? उन्होंने हर कोना छान लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर वो कहते हैं एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। वो क्या है? श्री राम ही मेरा भला कर सकते हैं, यानी उनके सिया रामू हैं वो उनका भला कर सकते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे जितने भी गुरुजने यानी जितने भी ज्ञानी बैठे हैं उनके बीच में भी ये कह रहा हूँ कि वह मेरा प्रेम है या झूठ है, इसे तो सिर्फ मेरे वशिष्ठ जो मेरे मुनि हैं, मेरे श्री राम हैं, वो जानते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। यानी भरत जी जो उनको लेने आए हैं वापस से अयोध्या जाने के लिए और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता 14 साल के लिए वनवास पर जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप राजा बने, आप बहुत प्रिय हो मेरे। ये सारी चीजें जो वो राम जी के लिए कह रहे थे वहाँ सभी के सामने, वो झूठ है या सच है, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे श्री राम है वो ही जानते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। अब इसका जो हमारा शिल्प सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य में जो हमें बताना है कि जो हमारा काव्यांश है वो हमारे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर जो हमारी भाषा है वो अवधी भाषा का प्रयोग है। उसके अंदर तुलसीदास जी ने दोहा छंद और जो चौपाई है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग करा है। तो इस तरीके से आपको शिल्प सौंदर्य में ये लिखना होता है। भाव सौंदर्य के अंदर आपको जो भाव निकल कर आ रहे हैं वो भाव लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन वो है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 35 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं, का, ख और गा। इन तीनों में से सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का ही उत्तर देना है। यहाँ पे मैंने आपको तीनों के आंसर दे दिए हैं अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, ताकि आप उसका आंसर अच्छे से दे के आ सको। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे आने वाला है, कैसे आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। पहला जो हमें बताया है क्वेश्चन वो है हमारा, रहीम के दोहे के आधार पर लिखिए कि कैसे लोगों का जीवन जो है वो धन्य है, क्यों। इसका हमें रीजन भी बताना है कैसे
और क्यों का, दोनों का आंसर देना है। अगर आपने रहीम के दोहे वाला जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनका जीवन जो है वो धन्य होता है। रहीम के अनुसार वो लोग धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है जो लोग परोपकारी होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी समस्याओं में उनका साथ देते हैं। उन्हीं लोगों का जो जीवन है वो धन्य जीवन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, क्यों का आंसर हम समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे उन्होंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से जो मेहंदी बांटता है और जो मेहंदी लगाता है, उन दोनों के ही हाथों में मेहंदी का जो रंग है वो चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, उनकी परेशानी में खड़े रहते हैं उनके साथ और गरीबों की मदद करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे शरीर पर भी उसका रंग चढ़ जाएगा। यानी उससे अगर हम दूसरे लोगों की मदद करेंगे तो उससे हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है कि हम किसकी मदद करें और किसकी मदद हम नहीं करें। अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। तो इसीलिए रहीम कहते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, तो उनका जीवन जो है वो धन्य है, वो परोपकारी है। नेक्स्ट जो है हमारा खा, वो है हमारा मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में व्यंजित दो भिन्न अर्थों को स्पष्ट कीजिए। इस कविता के अंदर जैसे बादल की जो गर्जन है उसके दो अर्थ बताए हैं, वो बहुत ही अलग है। बादल की गर्जन जो है बहुत ज्यादा डरावनी होती है, कुछ लोगों को बादल के गरजने से डर भी लगता है, लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बादल के गरजने को एक संगीत बताया है। मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता बादल का गरजना एक संगीत तो इतना सुरीला होता है और बादल की गर्जन इतनी घड़घड़ाहट वाली होती है, इतनी बेसुरी सी होती है, लेकिन महादेवी वर्मा ने अपने मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के अंदर उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करा है, उसको उन्होंने एक संगीत के रूप में बताया। और बादल की गर्जन को उन्होंने ये भी बताया है जो पीड़ित लोग हैं, जो असहाय निराश हताश लोग हैं, जो चोट खाए हुए लोग हैं, उनकी जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति कौन कर रहा है, बादल की गर्जन कर रहा है। इस तरीके से दो भिन्न अर्थ इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड, वो है हमारा परशुराम का उपदेश कविता के आधार पर लिखिए कि संसार में पराधीनता का भार किसे वहन करना पड़ता है, यानी पराधीनता का भार किसे सहना पड़ता है। तो इस कविता के अनुसार जो पराधीनता का भार है उन्हीं लोगों को सहना पड़ता है जो क्रिया विहीन होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो कार्य करने से डरते हैं, जो प्रतिस्पर्धा से डरते हैं, जो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं, जिनके भीतर ये भावना नहीं होती है कि अगर कोई हमें गलत कह रहा है तो हम उसे पलटकर जवाब दे सकें, यानी अगर हम सही हैं अपना स्टैंड ले सकें। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको क्या है, पराधीनता का जो भार है वो सहना पड़ता है। यानी पराधीनता यानी उनको हार सहनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोगों के अंदर जो है प्रतिकार की भावना होनी चाहिए, अपने से लड़ने की भावना होनी चाहिए। अगर वो सही है तो अपना स्टैंड लेने की जो हिम्मत है वो होनी चाहिए। इसलिए परशुराम के उपदेश में यही बताया गया है कि जो हमें लोगों से कंपटीशन करना चाहिए, हमें कंपटीशन से कभी भी नहीं डरना चाहिए, प्रतिस्पर्धा से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्रिया जो है यानी कार्य जो है वो करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है रैदास के पद जिह कुल साधु बसेन होई का केंद्रीय भाव लिखना है, वो भी 30 से 40 शब्दों के अंदर। केंद्रीय भाव के अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर जिह कुल साधु बसेन होई का केंद्रीय भाव यही है कि जिस कुल में साधु बसोना मतलब क्या होता है, जिस भी कुल के अंदर, चाहे वो कुल अवर्ण हो, गरीब हो या अमीर हो या श्रवण हो, चाहे वो कुल ऊंचा हो नीचा हो, गरीब हो अमीर हो, अगर जिस भी कुल के अंदर भक्त पैदा हो गया, जिस भी कुल के अंदर सच्चा भक्त ने जन्म ले लिया, वह कुल अपने आप ऊंचा और पवित्र हो जाता है। यही यहाँ पर रैदास जी बता रहे हैं और ये इसका केंद्रीय भाव है हमारा, क्योंकि ईश्वर की नजर में जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जात पात और गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति देखी जाती है। इसलिए ईश्वर की नजर में सभी लोग एक ही समान है, और अगर वो सच्चा भक्त है और ईश्वर की सच्चे मन से पूजा कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाएगा और ईश्वर उनसे प्रेम भी करेंगे। तो इसलिए ईश्वर के जो सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। तो यहीं पे यही बात हमें रैदास जी बता रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा संत काव्य की विशेषताएं लिखिए। संत काव्य धारा के जितने भी कवि होते हैं उनकी आखिर क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमें बताना है। संत काव्य धारा के जो कवि होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो उपासना पर बल देते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते हैं, यानी ईश्वर के जो अलग अलग अवतार हैं उसको वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। और उनकी जो भाषा होती है बहुत ज्यादा सरल होती है, और उनकी भाषा को खिचड़ी और सुदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब खिचड़ी क्यों, जैसे अगर कई लोगों को कहा जाता है ना कि जिसकी बात हमें समझ नहीं आ रही तो हम कहते हैं ना क्या खिचड़ी पका दी, कहते हैं हम ऐसे। उसी तरीके से जो संत काव्य धारा के जो हमारे कवि होते हैं वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसलिए मिला जुला कर जब वो सारी भाषाओं को अपने काव्य के अंदर लिखते हैं, इसलिए उनकी भाषा को क्या कहा जाता है, खिचड़ी नाम से जाना जाता है। माला फेरना, मूर्ति पूजा करना, तीर्थ
तीर्थ यात्रा पर जाना, इन सभी को उन्होंने धार्मिक आडंबर बताया और उनका खंडन भी करा है, यानी उनका विरोध करा है। जो माला फेरना हो गया, चाहे मूर्ति पूजा करना हो गया, उन सभी चीजों का उन्होंने विरोध करा है। सिंपल आप लिख सकते हो। और जो हिंदू धर्म के अंदर जैसे 4 वर्णों के आधार पर बांटा गया है लोगों को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की उन्होंने बहुत निंदा करी है और हंसी उड़ाई है। जो हमारे संत काव्य धारा के कवि होते हैं, संत काव्य धारा के सबसे बड़े कवि कबीर दास को माना जाता है। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हमें ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर एक निराकार रूप में होता है। निराकार यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो ऊंचा नीचा कुल जो है उसको उन्होंने उन सारे ऊंचे नीचे कुल का विरोध करा है, क्योंकि ये मानते हैं ईश्वर की नजर में सभी समान है, कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं है, कोई व्यक्ति नीचा नहीं है, एक समान है। जो अच्छे कर्म करेगा वो ऊंचा है, जो नीचे कर्म करेगा वो नीचा है। अगर ब्राह्मण परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए और वो ऐसे कर्म कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो बिल्कुल अच्छे नहीं है और ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर रहा है सच्चे मन से, क्या उस व्यक्ति को हम अच्छा मान सकते हैं? नहीं। अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे वो शूद्र ही कुल में या शूद्र ही वर्ण में क्यों ना पैदा हुआ हो, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो अच्छे कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म पर इन्होंने बल दिया है, हम कह सकते हैं, जो हमारे संत काव्य धारा के जितने भी हमारे कवि होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित जो हमारा रस और जो छंद है वो क्या है? धोया धोया हरि पद्मा कर तिहारी सो, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं। अब इसके अंदर जो हमारा रस है वो हमारा वियोग रस है। वियोग रस मतलब वही जहाँ पर प्रिय और प्रियतम जो है एक दूसरे से अलग हो, प्यार की जो भावना है वो उदासी वाली दिखाई जाए, वहाँ पर हमारा वियोग रस आता है। उसी तरीके से जो इस पंक्ति में अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, इस पंक्ति के अंदर हमारा चौपाई छंद का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक चौपाई में 8 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक में 4 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से हमारा ये चौपाई छंद भी है। तो इस तरीके से हमने अभी 5 क्वेश्चन अपने कर लिए। अब बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन का हमारा का पार्ट क्या है? निम्नलिखित गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी हमने काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या की थी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसके अंदर हमें जो हमारे गद्यांश होते हैं उसकी साप्रसंग व्याख्या करनी है। साप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं ये तो हम सीख चुके हैं, तो हम करते हैं इसके। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरे मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समिष्ट मानव की चित्त गंगा में स्नात। अब ये कहाँ से लिया गया है हमारा? इसको पढ़ने के बाद इतना तो हमें पता चल गया यहाँ पे कुटिच की बात हो रही है, क्योंकि अगर आपने कुटिच चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके अंदर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जब वो कुटुच को देखते हैं तो उनको उसका नाम याद नहीं आ रहा होता है। तो इस वजह से वो ये सारी बातें कहते हैं कि नाम क्या याद रखना जरूरी है, सामाजिक स्वीकृति मिल रखी है तो इसलिए नाम बड़ा है या पहचान बड़ी है। तो ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। इसका प्रसंग में हमने सिंपल यही लिखा है, जो हमारे गद्यांश है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो है हमारा कुटिच से लिया गया है। यह गद्यांश नाम और सामाजिक पहचान की महत्व को बताने का प्रयास कर रहा है। इस गद्यांश के अंदर सिंपल हमें यही बताया गया है कि नाम और जो समाज के द्वारा जो पहचान दी जाती है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि नाम समाज में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपका नाम जो भी है, अगर उस नाम के अलावा अगर आपको कोई पुकारेगा तो क्या आप सुनोगे? नहीं। आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, आपके घर वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं, या आपको पता है अगर वो उस नाम से पुकारेंगे तो आप उनकी बात सुनोगे। अगर किसी और नाम से पुकारेंगे तो आपको नहीं पता वो किसको बुला रहे हैं। तो मतलब कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का नाम जो पड़ चुका है, बहुत ही पुराने समय से हर चीज का नाम पड़ चुका है। जैसे पेड़ को पेड़ ही क्यों कहते हैं, पेंसिल को पेंसिल ही क्यों कहते हैं, इस कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, ये हमें नहीं पता। अभी इतने सालों इतने पुरानों से चलता आ रहा है, हर चीज को वही बोल रहे हैं। पेड़ का नाम यही क्यों पड़ा, हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के द्वारा पूरे सोसाइटी ने उसको स्वीकृति दे दी है। इसी वजह से उसका नाम जो है वो बड़ा हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं जो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का जो नाम है वो बहुत बड़ी चीज है। व्याख्या में हम इसकी व्याख्या करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब कुटच का वृक्ष देखकर उसका नाम याद नहीं आता तो वे विचार करने लगते हैं कि किसी पदार्थ का नाम महत्वपूर्ण है। मतलब वो सोचते हैं कि क्या किसी भी चीज का नाम याद रखना जरूरी है, या सिर्फ उसके हम स्वरूप या उसके व्यवहार को देख के हम पहचान सकते हैं कि क्या चीज है। एक बार उन्हें लगता है कि नाम का कोई महत्व नहीं है, नाम जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद याद आया या नहीं, और थोड़ा चिंतन करने के बाद उन्हें लगता है कि नाम एक इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि वह नाम है, वो
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको संपूर्ण समाज ने स्वीकृति दे दी है। उसको शुरू से यही नाम चलता आ रहा है, इसलिए किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है उसी चीज से संबोधित करते हैं। आगे वो कहते हैं वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंधित पदार्थ का परिचय देता है, यानी उसके नाम से ही उस पदार्थ की पहचान होती है। अगर मैंने कहा आम, आपके माइंड में आम की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके सेब, अनार या पेंसिल, कंप्यूटर, कॉपी, कीबोर्ड, अगर मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ तो उस सब चीजों की जो आपके माइंड में इमेज छप रही है, उसी तरीके से नाम होना जरूरी है क्योंकि पदार्थ से हम नाम को जानते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। रूप तो ईश्वर की देन है, जो चीजें बनाई हुई हैं, पेड़ हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, जो प्रकृति यानी नेचर ने बना दी है, वो तो ईश्वर ने बना दी है, लेकिन उसका नाम तो मनुष्य ने रखा है, समाज ने उसको स्वीकृति दी है। आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसी सामाजिक स्वीकृति को, जो समाज ने किसी भी चीज को नाम रख दिया है, सोसाइटी ने, उसको क्या कहा जाता है? सोशल सेक्शन कहा जाता है, जिसका अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा प्राप्त स्वीकृति। हर चीज को सोसाइटी के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। लेखक भी जो ठिगने से वृक्ष है, छोटा सा वृक्ष का यह नाम याद करने का प्रयत्न करता है, जिसे समाज ने उसे वृक्ष विशेष के लिए निर्धारित किया है। उस वृक्ष का क्या नाम रखा है समाज ने, उसको याद करने की वो कोशिश कर रहा है, जिस नाम से वह सदियों से पुकारा जाता रहा है, तथा आज भी जिस नाम से लोग जो है उसको संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, अनेक पीढ़ियों तक वो चलता ही रहेगा और बार बार याद करने का प्रयत्न करते हैं। वो कौन से वृक्ष को याद करने की कोशिश कर रहे थे? जो छोटा सा कुटुज था वहां पर, उसको पहाड़ियों के ऊपर नाम को याद करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर छोटे से वृक्ष का नाम है क्या। इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या करनी है। आप सिंपल इसके विशेष में यही लिख सकते हो कि इसकी जो भाषा है वो भावों के अनुकूल लिखी गई है, इसके अंदर नाम के महत्व के बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीजें आप इसके विशेष में डाल सकते। इसी के अथवा में जो हमारा एक और गद्यांश दे रखा है आपको साप प्रसंग व्याख्या के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्रोध जो चैप्टर है उससे लिया गया है, उसके आप प्रसंग लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, उसके विशेष को लिखोगे। इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक हिंट के लिए एक एक क्वेश्चन है वो करवा दे रही हूँ कि इस तरीके से हमारा साप प्रसंग व्याख्या होता है काव्यांश का, इस तरीके से हमारा गद्यांश का साप प्रसंग व्याख्या होता है, काव्य सौंदर्य किस तरीके से होता है, उन सभी क्वेश्चंस का हमें उत्तर किस तरीके से देना, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा 6th क्वेश्चन का ही जो हमारा खा पाठ है, उसमें क्या पूछा गया है? पठित पाठ के आधार पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अथवा राजेंद्र यादव की भाषा शैली तथा शैलीगत जो विशेषताएं हैं उसको हमें उदाहरण सहित लिखना है। सबसे पहले हम कन्हैया लाल मिश्र जो है प्रभाकर, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में देखते हैं। प्रश्न उत्तर शैली, यानी कन्हैया लाल मिश्र जो है वो अपनी कविताएं लिखते हैं, जो भी चैप्टर लिखते हैं उसके अंदर कहानियों में वो पहले प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न शैली के ढंग से वो अपने काव्यों को लिखा करते हैं, अपनी बात सामान्य ढंग से आरंभ करते हैं, इजी लैंग्वेज में शुरुआत करते हैं, वो बिल्कुल अपने आप से खुद से प्रश्न पूछते हैं, खुद से ही आंसर ढूंढते हैं। अगर उनको वो उत्तर ठीक नहीं लगता तो दोबारा से प्रयास करते हैं उसका उत्तर ढूंढने का। वो उनका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। प्रश्न वो पूछते रहते हैं, एक एक दृश्य खोजकर प्रश्न ढूंढते रहते हैं। हर दृश्य के अंदर वो सोचते हैं कि इसके अंदर कोई प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण बता रखा है, जो ना हिलता है ना झुकता है वह ही वीर पुरुष है। उसी समय उसका स्थान उस ठूंठ की ओर जाता है जो ना हिलता है ना झुकता है, परंतु वह तो वीर नहीं है, उसमें जान ही नहीं है, तो वीर कैसा? यानी उन्होंने पहले खुद कहा कि जो हिलता और झुकता नहीं है वो वीर है। फिर जैसे उन्होंने ठूंठ को देखा और वो हिल नहीं रहा है, झुक नहीं रहा है, कुछ समय बाद उन्होंने फिर अपने प्रश्न को चेंज कर दिया। कहते हैं लेकिन जो हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं, तो उसके अंदर जान ही नहीं है, यानी वो मुर्दा है, तो वीर कैसे होगा? वीर तो एकदम बहादुर होना चाहिए, लड़ने वाला होना चाहिए, साहस वाला होना चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने आप से उत्तर दे रहे हैं, तो उनकी जो काव्य होते हैं प्रश्न उत्तर शैली में लिखे जाते हैं। सेकंड क्या है? काव्यात्मक शैली। काव्यात्मक शैली के अंदर होता है जो भी वो अपने विचार वगैरह प्रकट कर रहे हैं अपने काव्यों के अंदर, जिसमें चिंतन और मनन होता है, उसको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्राधान्य दिए गए, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए। सरल काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता है कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। जो हमारा चैप्टर है ठूंठ वाला, एक था पेड़ एक था ठूंठ, उसके अंदर वो देखते हैं ना जैसे वो पलंग पे लेटे हुए अचानक से उन्हें वो वृक्ष दिखता है, तो इस तरीके से वो दिखाते हैं, तो वो काव्यात्मक शैली होती है हमारी। राजेंद्र यादव के द्वारा जो काव्य लिखे जाते हैं उसकी भाषा जो होती है बहुत ही सुबोध होती है, चुटीली होती है, और उनके काव्यों के अंदर व्यंग का बहुत ही जोरदार तरीके से
प्रयोग किया जाता है। व्यंग यानी किसी भी चीज के ऊपर कटाक्ष मारना। उर्दू और अंग्रेजी शब्द जो होते हैं उनका वो खुलकर प्रयोग करते हैं, तो वो भी इनकी एक शैलीगत विशेषता है। 7th क्वेश्चन वो क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग हमें 40 शब्दों में लिखने हैं। तो 2 ही के उत्तर देने, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सभी के उत्तर दे रखे हैं। जिसका का पार्ट है वो क्या है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूठ निबंध में लेखक ने रावण और हिरण्यकश्यप जैसे पौराणिक पात्रों का उदाहरण क्यों दिया है। आखिर इसका क्या रीजन है कि उन्होंने रावण और हिरण्यकश्यप का उदाहरण देना पड़ा। लेखक ने एक था पेड़ और एक था ठूठ निबंध में इन दोनों पौराणिक पात्रों का उदाहरण इसलिए दिया है कि जैसे हम जानते हैं ये दोनों ही अपने समय में अड़ियल और अहंकारी व्यक्ति माने जाते थे। इसी वजह से अगर कोई जिद्दीपन और अड़ियल व्यक्ति है तो उसको संबोधित करने के लिए, जैसे पेड़ जो है, ठूठ जो होता है वो एकदम अड़ियल है, एक जगह पे अड़ा हुआ है और वो हिल नहीं रहा है, तो उसको संबोधित करने के लिए उन्होंने रावण और हिरण्यकश्यप का उदाहरण दिया है। और वो ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, अहंकारी होता है, उसका जो अंत है वो जल्दी आ जाता है। जीवन में हार उसको माननी ही पड़ती है। अंत एक दिन ऐसा आता है कि वो उसका विनाश हो जाता है। जैसे रावण का बुद्धिमान तो थे लेकिन बहुत ज्यादा अहंकारी थे, अड़ियल थे, जिद्दी थे। इसी वजह से एक समय ऐसा आता है कि राम जी के सामने हार माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा खा है, पति की मृत्यु के बाद नहर पर स्नान के लिए जाती अनुराधा को प्रकृति कैसी लग रही थी। अनुराधा का जो पति है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो नहर के पास स्नान करने जा रही होती है। उस समय उनको जो प्रकृति है वो किस तरीके से लग रही है, उनके आसपास का जीवन कैसा होगा, बहुत ही बेकार। माना जाता है ना, औरत का अगर पति मर जाता है तो उसके लिए वो दुनिया जो है, चाहे वो कितनी ही रंगीन, कितनी ही हसीन क्यों ना हो, पूरी उजड़ी हुई दुनिया लगती है। अगर उसका हस्बैंड जो है उसके साथ है, उसके पति उसके साथ है, तो क्या है, वो दुनिया सारी खूबसूरत लगती है। लेकिन जब वो उसकी मृत्यु हो गई है तो वो सब कुछ बेकार लगेगा। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सूरज की किरणें धरती पे पड़ती है शाम के समय में तो वो सुनहरी सुनहरी से हो जाती है और अंधेरा आने लग जाता है। उसी प्रकार खुशियां हैं वो उसके जीवन से जा रही हैं, अब अंधेरा उसके जीवन में छाने वाला है। जो सुहानी चीजें थी, वो जो पूरा मजमा था वो अब उठ चुका है। चिड़ियों की जो चहचहाहट थी, कलर थे, वो सब क्या कर रहे हैं, वो विदा मांग रहे हैं। वो उन सभी ने मौन ठान लिया है, यानी वो बिल्कुल चुप रहेंगे। तो इस तरीके से उसको लग रहा है। स्नान के बाद अब इधर सफेद धोती लपेटे, श्रृंगार विहीन, बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं कर रखा है, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, एक वस्त्र में घर लौटी तो जैसे वह एक दूसरी अनुराधा हो चुकी थी। यानी जिस तरीके से वो पहले थी, इतनी खुश, इतनी अच्छी और आसपास का वातावरण से सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, सुहाना लग रहा था, लेकिन जब उसकी पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है वो नहर पे जब स्नान करने जाती है, उस समय उसके जीवन में आप कह सकते हो अंधेरा छा गया, सब कुछ खत्म सा हो गया था, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सिंपल सा आप यही भी कह सकते। नेक्स्ट जो हमारा गा पार्ट है उसमें क्या है, हमारा जो हमारे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो मंदिर में स्थापित किए जाने के पीछे छिपे व्यंग को पीढ़िया और गिटिया के आधार पर स्पष्ट करना है। यानी जो हमारा पीढ़िया और गिटिया जो पार्ट है उसके आधार पर हमें ये बताना है कि जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो केवल मंदिर में स्थापित किए जाने चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? लेखक यहाँ पे व्यंग के रूप में कहते हैं कि ये बुजुर्ग केवल इसी लायक रह गए हैं कि बैठकर अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दें और समाज में मूर्ति के रूप में रहें। यानी जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, उसको पूजा जाता है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है नए काम करने के लिए, उनसे अपने जीवन के लिए खुशियां मांगी जाती है मूर्ति से, भगवान से, तो उसी प्रकार जो बुजुर्ग हैं उनको भी उसी प्रकार स्थापित कर देना चाहिए। क्योंकि जो अब नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है, उनकी सोच अलग है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको नया कुछ करने नहीं देते, उनको पीछे ही खींचते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीजें कहकर बच्चे हैं उनको पीछे घसीटते हैं। अगर हमें समाज के अंदर बदलाव लाना है तो नए नए आविष्कार करने होंगे, नई नई चीजों को अपनाना होगा, जो नया कल्चर है उसको अपनाना होगा, नई सोच को अपनाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेखक है व्यंग करते हुए कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही ठीक है, उनसे आशीर्वाद ले लो बस, बहुत ठीक है, लेकिन उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो आज के मुकाबले में कम है, क्योंकि
वो उस समय के हिसाब से सोचते हैं जो उनका टाइम चल रहा था। आज का समय कुछ और है, आज नई-नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सबकी जो विचारधाराएँ हैं वो चेंज हो चुकी है। जो पुराने समय के लोग हैं उनकी विचारधारा अपने समाज के अकॉर्डिंग, उस समय की जिस तरीके की सोसाइटी थी, उस समय के अकॉर्डिंग उनकी विचारधारा है। इसलिए यहाँ पर लेखक व्यंग के रूप में ये बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपना, जो हमारा 8th क्वेश्चन है। सड़क का आदमी कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि राघव सरकार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। हमें ये बताना है किस तरीके से वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटते थे, वो किस तरीके से दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। यहाँ पे जैसे बताया गया है, उत्तर में राघव सरकार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांत से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। चाहे कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, जो उनके सिद्धांत थे उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने सिद्धांतों को वो नहीं बदलते थे, जो उनके सिद्धांत है उसी को फॉलो करते थे। जैसे वह अपने चुभने वाले जूते के साथ ही चढ़ाई वाले रास्ते पर चलते थे, फिर चाहे जो उनके पैर हैं वो छिल क्यों ना जाए, लेकिन रुकते नहीं थे। यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं हमारे जीवन के अंदर कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहिए। वे अपने जीवन में कभी भी पालकी या रिक्शे पर नहीं चढ़े। क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि उनका मानना था अगर कोई व्यक्ति पालकी या रिक्शे पे चढ़ता है तो व्यक्ति मनुष्य नहीं है, कोई आम मनुष्य ही होगा जो दूसरों से अपना बोझ खिंचवाएगा। क्योंकि पालकी रिक्शे में जो लोग होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से क्या करते हैं, जो उसके ऊपर बैठे हुए उनका भार खींचते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता। वही व्यक्ति पालकी और रिक्शे में चढ़ेगा जो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि जो लोग खींच रहे हैं उनको कष्ट और दर्द नहीं देना चाहते थे। वो खुद अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, परिस्थितियों से लड़ना जानते थे, और कोई भी समस्या उनके सामने क्यों ना आ जाए लेकिन वो अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटते थे, ना ही वो अपने सिद्धांतों को बदलते थे। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे राघव सरकार थे वो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में हमें देने हैं। इसमें जो हमारा का पार्ट है उसका क्वेश्चन है हमारा, विराटा की पद्मिनी उपन्यास में सिर्फ प्राकृतिक परिवेश का ही अंकन, यानी उसी के बारे में नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति, लोक तत्व और विश्वास का भी सजीव चित्रण है सिद्ध करना है। यानी हमें बताना है कि जो हमारा ये उपन्यास है सिर्फ इसके अंदर प्राकृतिक के बारे में ही नहीं बताएगा बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोक तत्व, उन सारी चीजों का भी सजीव चित्रण किया गया है इस उपन्यास के अंदर। अब यहाँ पे हम कई सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर सामंत जो लोग होते हैं उसका ही चित्रण नहीं है बल्कि वहाँ के जो किसान है, छोटे छोटे किसान है, उनके बारे में भी बताया गया है, जो बुंदेलखंड के गांव में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, सामंतों को लगान देते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जो धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, जैसे देवी देवता में विश्वास बुंदेलखंड की संस्कृति का प्रमुख अंग है। जो देवी देवताओं को मानना, ईश्वर की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, हम कह सकते हैं बुंदेलखंड की एक संस्कृति का प्रमुख अंग है। जो इस उपन्यास में कुमुद को दुर्गा का अवतार मानने का प्रसंग से प्रस्तुत किया गया। यानी हमें इस उपन्यास के अंदर बताया गया है ना कि कुमुद जो है उसको दुर्गा का अवतार माना जाता है, और उसको दूर दूर से लोग, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो सामान्य जनता क्यों ना है, सभी लोग जो है कुमुद से आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि कुमुद को एक दुर्गा का अवतार माना जाता है। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों का जो विश्वास है किसके अंदर, देवी देवता में विश्वास है, और आम जनता के बारे में बताया गया है, सभी लोगों के बारे में इस विराटा की पद्मिनी उपन्यास के अंदर बताया गया है। इसी का जो हमारा खा पार्ट है, इसका क्वेश्चन हमारा क्या है, दिलीप नगर का राज्य प्राप्त करने के लिए छोटी रानी ने क्या क्या षड्यंत्र किए वो हमें इसके अंदर बताने हैं। सबसे पहले जैसे जो छोटी रानी थी वो चाहती थी दिलीप नगर की रानी वो खुद बन जाए, लेकिन देवी सिंह वहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है, और इसका जो छोटी रानी है वो खुलकर विरोध करती हैं। उनको बिल्कुल नहीं पसंद था और वो नहीं चाहती थी कि कोई और वहाँ का राजा बने, लेकिन जो देवी सिंह है वो वहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। छोटी रानी क्या करती है, कई षड्यंत्र रचती है, जैसे वहाँ का जो गुंजर सिंह है उसको और वहाँ की जो बड़ी रानी होती है उनको अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेती हैं, और साथ ही जो राजा का सबसे विश्वास वाला व्यक्ति था राम दयाल, उसको भी क्या कर लेती हैं, अपनी शतरंज का मोहरा बना लेती हैं। इसके सहारे
कई सारे षड्यंत्र वो रचती हैं। रामदयाल के सहारे ही आलिमर्दन को अपना राखी बंद भाई बनाती है, उसके द्वारा एक पत्र भेजती हैं और राखी भेजती हैं, उसको फिर अपना भाई बना लेती ताकि उसको आलिमर्दन को क्या हो जाए, छोटी रानी पे विश्वास हो जाए, वो उसे अपनी बहन मानने लग जाए और उसको ये भी विश्वास दिलाया कि अगर हम इस षड्यंत्र के अंदर जीत जाते हैं तो वो क्या करेंगी, उसको कुछ हिस्सा देंगी। लेकिन मन ही मन जो छोटी रानी थी वो बहुत ही स्वार्थी थी, वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि राजगद्दी के बदले में वो आलिमर्दन को राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहती थी। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इस चीज को, वो चाहती थी कि पूरा जो राज्य है वो सिर्फ उनके अंडर में काम करे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं छोटी रानी बहुत ज्यादा चालाक थी। ठीक है, गा पार्ट देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास के आधार पर देवी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। हमें देवी सिंह के चरित्र यानी बिहेवियर को बताना है। देवी सिंह एक कह सकते हो बहुत ही बलशाली और आप कह सकते हो साहसी व्यक्ति था, क्योंकि एक तो वो छोटा सा किसान था, लेकिन फिर भी जब वो अपनी बारात लेकर जा रहा था अपनी पत्नी को लेने, और उसी बीच में रास्ते में राजा नायक सिंह और मुसलमान सेना में युद्ध हो रहा था, वो देखता है अपनी घोड़ी पे से दूर से राजा की जान खतरे में थी, और उसी समय वो दूल्हा ही बने हुए, क्योंकि वो घोड़ी पे सवार होकर शादी के लिए बारात लेकर जा रहे थे अपनी पत्नी को लेने। लेकिन वो क्या करते हैं, जान की परवाह किए बिना दूल्हे के रूप में ही जो मुसलमान सैनिक थे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनको मारते हैं, और राजा के जो प्राण हैं उनकी रक्षा करते हैं और उनको बचाने में वो सफल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो देवी सिंह थे बहुत ही साहस वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो है उसमें बताया गया है, राजा के रूप में देवी सिंह अपनी योग्यता का विश्वसनीय परिचय देते हैं, यानी जो जो योग्यताएं, जो जो गुण जो है एक राजा में होने चाहिए थे वो सभी परिचय वो लोगों को देते हैं कि वो सारी चीजें मेरे अंदर हैं, यानी वो सभी का सम्मान करते हैं चाहे वो कोई भी किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। नेक्स्ट बताया गया है कि वो बहुत ही संवेदनशील राजा थे, यानी संवेदनशील राजा का मतलब क्या हुआ, दूसरों के दुख को समझने वाला राजा थे। यानी अगर कोई व्यक्ति कठिनाई में है, परेशानी में है, उसको कोई दुख है तो उसका हल निकालने वाले और उसके दुख को समझने वाले, उसको दुख को अपना दुख मानने वाले को ही अच्छा राजा माना जाता है। तो वो सभी गुण जो थे वो देवी सिंह में थे, इसलिए देवी सिंह एक अच्छा राजा माना गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे विराटा की जो पद्मिनी जो हमारा उपन्यास है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि उसके अंदर से हमारे कई सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है हमारा, कुमुद ने बेतवा नदी में छलांग क्यों लगाई। कुमुद जिसको एक दुर्गा देवी का अवतार माना जाता था, उन्होंने इसलिए छलांग लगाई क्योंकि आलिमर्दन अपने नापाक हाथों से कुमुद को स्पर्श करना चाहता था। तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या करती हैं, बेतवा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देती हैं, उसको त्याग देती हैं। वो नहीं चाहती थी कोई उनको नापाक इरादों से उनको छुए, इसलिए वो क्या कर देती हैं, अपनी जान यानी अपने प्राणों को विसर्जन कर देती है। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है हमारा वो है, दिलीप नगर और कालपी के बीच मतभेद की शुरुआत कब हुई। जब दिलीप नगर के जो राजा थे, राजा नायक सिंह, वो नदी में स्नान करने के लिए जब आते हैं अपने रोगों को दूर करने के लिए, पूज नदी में स्नान करने के लिए, उस समय वहां पर कई सारी बातें होती हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो वो जो कालपी में वहां पे मुसलमानों का शासन था, वहां के सैनिकों से उनकी लड़ाई हो जाती है राजा नायक सिंह की, और वहीं से उनके जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के समय में वो स्नान करने आते हैं, विक्रमपुर आए थे। तो यहीं से जो दिलीप नगर जहाँ के राजा राजा नायक सिंह थे, और कालपी जहाँ के शासक जो थे मुसलमान शासक थे, तो इन दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो जो हमारा विराटा की पद्मिनी जो हमारा उपन्यास है उससे हमारे 9th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो उपन्यास है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक काव्यांश दिया गया है ये, और इसके कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब उसका हमें उत्तर देना है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो काव्यांश जो था वो हमारे किसी चैप्टर में से पूछा गया था, वो हमारा पठित काव्यांश था। 12th क्वेश्चन जो आता है वो हमारा अपठित काव्यांश होता है, और उसके हमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं और उसके हमें उत्तर देने होते हैं। सबसे पहले काव्यांश को आपको समझना होता है। अगर आप काव्यांश को समझ गए तो आप उत्तर सही से दे दोगे। अगर आप काव्यांश को नहीं समझ पाते हो तो आप उत्तर नहीं लिख पाओगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको लाइन जैसे यहाँ पे दे रखा है, दुविधा हत साहस से क्या अभिप्राय है, फिर आपको यही करना पड़ेगा। जहाँ पे दुविधा हत साहस है वहां से लेकर जहाँ तक फुल स्टॉप है वहां तक की लाइन को आपको एज इट इज लिखना होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, जब आपको ना समझ में आए, जब का मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, लेकिन जब आपको समझ में आ जाए तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखना है। जब इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझ कर जब आप आंसर लिखोगे, जब तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब आपको नहीं आता है, बस ना पता चल रहा है क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से पूछा गया है,
अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज ऐसे ही लिख देते हो तो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि टीचर आपको मार्क्स दे दे। सबसे पहले हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुत्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुगना। ये हमारी एक कविता है, छाया मत छूना, वहीं से इस काव्यांश को लिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इतना हमें तो समझ में आ गया कि जो बीत चुका है, जो बीते हुए पल हैं हमारे सुखी के, जो हमारे अच्छे पल रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा खुश थे, उन पलों को याद कर कर आज के दुख को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जीवन के अंदर दो तरह की स्थितियां आती हैं। एक समय ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है और एक समय ऐसा आता है कि वो दुखी भी होता है। जब वो दुखी है तो उस दुखी के समय में जो हमारे बीते हुए कल हैं, सुखी वाले जो पल हैं, उनको हमें ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करके हमें खुशी तो होती है और साथ ही साथ जो हमारा वर्तमान का जो दुख है वो दुगना हो जाता है और हमें वो ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इतना समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है वो भी मैं आपको बता दिया है। अब इसके आंसर को हम देते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, दुविधा हत साहस से क्या अभिप्राय है। दुविधा हत साहस से यही अभिप्राय है जो हमारे जीवन के अंदर सफलता असफलता सही गलत जो है, अगर हम इसी के भ्रम में जीते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यानी भ्रम के कारण मन में साहस नहीं जग पाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम केवल सही गलत में ही उलझे रहेंगे, भ्रम में ही जीते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया इसी का, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। पंक्ति का हमें भाव बताना है। भाव सिंपल इसका यही है कि अगर जब हमने सोचा था कि वो चीज हमें अभी प्राप्त हो जाए लेकिन वो उस समय हमें प्राप्त ना होकर कुछ समय बाद प्राप्त हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उतना ही खुश होना चाहिए, उसका उतना ही आनंद लेना चाहिए जितना हमें उसका बेसब्री से इंतजार था। उपलब्धि देर से ही प्राप्त होती है तो भी हमें क्या करना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। जैसे एक बच्चा सोचता है कि आज मुझे ये वाला टॉय मिल जाए, ये वाला खिलौना मिल जाए, लेकिन आज उसको नहीं मिलता है तो वो गुस्सा हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन अगर उसको कल दिया जाएगा तो वो कल भी वो खुश होगा। उसी प्रकार हमें जो चीज चाहिए वो हमें आज नहीं प्राप्त हो रही, कुछ समय बाद प्राप्त हो रही है वो उपलब्धि, जब भी उतना ही आनंद लेना चाहिए उसका। हमें ये शौक नहीं बनाना चाहिए कि ये चीज हमें अब क्यों मिली, हमें उससे खुशी ही प्राप्त करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन में कवि क्या पाने के लिए दौड़ता फिरता है। सभी मनुष्य जो है जीवन में क्या पाना चाहते हैं, धन दौलत सुख ऐश्वर्य मतलब मान सम्मान, इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा धन दौलत हो ताकि वो सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐशो आराम से अपना जीवन जिए, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, इसी के पीछे पूरा जीवन दौड़ता रहता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है। इस काव्यांश का सिंपल यही संदेश है, जैसे सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं जीवन के अंदर, समय के सुख को यानी जो विगत समय के सुख को याद कर जिसमें हम सुखी थे उस समय को याद कर वर्तमान के दुख को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है। अगर हम अपने सुख को याद कर अपने दुख की पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसी का, काव्यांश में प्रभुत्ता को क्या बताया गया है और क्यों। प्रभुत्ता को बड़प्पन बताया गया है इसीलिए जैसे एक रेगिस्तान के अंदर एक प्यासा पानी की खोज कर रहा है, वो एक भ्रम में जी रहा है कि उसको पानी मिल जाएगा लेकिन उसको नहीं मिल पाता, उसको कर्म करना पड़ेगा। बैठे बैठे अगर आप सोचोगे कि मुझे ये भी मिल जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, क्या बन जाओगे? नहीं। अगर हम अपने ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे, हमें कर्म करना पड़ेगा। जो भ्रम है उससे बाहर आना पड़ेगा, सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, जो यथार्थ है जो सच्चाई है उसको अपनाना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में दुख है, उन कठिन परिस्थितियों से लड़ना होगा और सुख को पाना होगा। इसी भ्रम में वह जीवन चला जाता है और ये भ्रम उसे सुख नहीं बल्कि दुख ही देता है। अगर हम अपना पूरा जीवन भ्रम में व्यतीत करते रहेंगे कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे संपत्ति मिल जाएगी, मुझे धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा और इसके पीछे ही भागते रहेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारा भ्रम है। हमें रियलिटी को अपनाना होगा, सच्चाई अपनानी होगी, जब भी जाके हमें सुख मिलेगा, वरना दुख तो हमेशा बना ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको हमारा अपठित काव्यांश करना होता है। 13 क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक
पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमारा गद्यांश है, ये हमारा अपठित गद्यांश है, ये हमारा किसी भी चैप्टर में से नहीं लिया गया है। जिस तरीके से हमारा 12th क्वेश्चन का काव्यांश था वो भी हमारा अपठित था, उसको हमें समझ कर आंसर लिखने थे। उसी तरीके से इस गद्यांश के अंदर आंसर भी दिए गए हैं। जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आंसर सभी हमें अपने गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना हमारा गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रास स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। और तीसरी कस्म की खास बात यह थी कि वे दुख को भी सहज स्थितियों में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो इस तरीके से हमारा अपठित गद्यांश जिसको हमने पढ़ा, अब इसके हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जैसे इसकी पहली लाइन में बताया गया है, हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी है लोक तत्व का अभाव। तो यहाँ पे आपको इसके आंसर में सिंपल यही लिख देना है। सेकंड क्या है, फिल्मों में सुखद स्थितियों को भी ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर रियल लगे वो उस तरीके से दिखाना। इसलिए किया जाता है ताकि जो दर्शक हैं भावनात्मक तरीके से उनका शोषण किया जा सके, यानी रियल लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है आपका। जो भी क्वेश्चन आपका गद्यांश में पूछा जाएगा उसका सारे आंसर आपके गद्यांश में ही होंगे। तीसरी कसम फिल्म की प्रमुख बात क्या थी कि वह दुखों को भी सहज स्थितियों में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, शैलेंद्र के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो सिनेमा की चकाचौंध में रहते हुए भी यश और धन और लिप्सा से कोसों दूर थे। तो ये सारे ही चीजें हैं वो हमारे इसके अंदर बताए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है हमारा, क्योंकि सारे आंसर तो हमें गद्यांश में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है। उनके गीतों की यही विशेषता है कि उसके अंदर सिर्फ करुणा नहीं बल्कि जूझने का संकेत भी था और प्रक्रिया भी मौजूद थी और जिसके तहत मंजिल तक पहुंचा भी जा सकता था। तो ये सारी चीजें उनके गीतों में मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसका सिंपल मतलब यही है कि जो व्यथा यानी जो भी जीवन के अंदर कठिनाइयां आती हैं उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, उससे पीछे नहीं भागना चाहिए। उससे क्या है, हम कई सारी चीजें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो भी कठिनाइयां आई हैं उसका साहसपूर्ण तरीके से हमें उसका सामना करना चाहिए और अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे सामने कोई तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, कठिनाई आ गई तो हम पीछे भाग गए, हमने अपना लक्ष्य ही चेंज कर लिया। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई जो भी परेशानी आ रही है उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। तो पांचों क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो हमें सिंपल गद्यांश में से मिल गए। नेक्स्ट जो हमारा इसी में पूछा जाता है वो इस तरीके से, या अलग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई दो शब्द दिए जाएंगे, बोला जाएगा उसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर हमें इसको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे प्रक्रिया का अगर हम करते हैं अपना उपसर्ग, तो प्रक्रिया का उपसर्ग हमारा प्रा है और इसका प्रत्यय जो है हमारा क्रिया है। उपसर्ग हमारा वही होता है जो शब्द के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है और प्रत्यय जो हमारा बिल्कुल एंड में आता है वो हमारा होता है प्रत्यय। पराजित के अंदर उपसर्ग क्या होगा हमारा प्रा और प्रत्यय क्या होगा हमारा इत, यानी पराजित। इस तरीके कई सारे और भी शब्द को बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो इसी का पूछा गया है, विलोम शब्द लिखिए पराजित और सापेक्ष का। यानी पराजित का मतलब हो गया विजय, आप विलोम शब्द लिख रहे हो उसका उल्टा। सापेक्ष का मतलब क्या होगा, निरपेक्ष। नेक्स्ट जो पूछा गया, वह सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा और कोसों से दूर थे। इसको हमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। ये सारे ही ग्रामर पार्ट में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वाली वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लेना। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप उसको देख लोगे, जो भी आपका ग्रामर पार्ट आएगा उसको आप इजीली करके आ सकते हो हिंदी के पेपर के अंदर। अब इसका संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाएंगे। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ बताया गया, वह सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और हमारा किसका साइन होता है, संयुक्त वाक्य का, धन लिप्सा से कोसों दूर ही रहे। यानी जब हमने दो अलग अलग सेंटेंस बना दिए, और वाला अलग और के बाद वाला अलग,
नेक्स्ट जो पूछा गया वो है हमारा उपयुक्त गद्यांश से दो तत्सम शब्दों को हमें छांटना है। तो इसमें से लोकतत्व और विभक्त जो है हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट चित्रांकन को हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद यानी उसको तोड़ना है। चित्रांकन को किस तरीके से तोड़ेंगे, चित्र प्लस अंकन, वो हमारा क्या बन गया, चित्रांकन। तो इस तरीके से जो हमारा ये 13 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ग्रामर पार्ट वाली हिंदी की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको जरूर देखना। बाकी जो हिंदी के और भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी मेरी पहले वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस नोट्स का जो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, इस पीडीएफ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप स्किप ना कर दो और हिंदी का पेपर आपका बेकार ना जाए। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, सभी क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं आना। जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आता है आपको वही आंसर लिखना है, ताकि जो आपका फर्स्ट पेज है वो उस आंसर से हो जो आपको अच्छे से आता है, जो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो। लेकिन आपने पहला ही उत्तर गलत लिख दिया तो इंप्रेशन बिल्कुल बेकार जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है हमारा निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यानी जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें अलग अलग आंसर देने हैं। पहला जो हमारा का है उसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके अंदर हमें विराम चिन्ह लगाना है, फिर उसको हमें दोबारा से लिखना है। अब विराम चिन्ह कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है राम मोहन सोहन और श्याम बाजार गए। अब इसको आपने इस तरीके से बोला तो सही नहीं लगा। अब आपको इसके अंदर विराम चिन्ह का यूज करना है। जैसे यहाँ पे कोमा का यूज हो रखा है, जैसे आप बोलोगे राम मोहन, यानी यहाँ पे कोमा का जब यूज हुआ है तो आप थोड़ा थोड़ा सा रुकोगे, राम बोलोगे फिर मोहन बोलोगे, सोहन और श्याम बाजार गए। तो इस तरीके से आपने इसको दोबारा से लिखा। खा पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके हमें दोबारा से लिखना है। नेताजी के गले में एक गुलाब की माला पहनाई गई, तो ये गलत है। अब इसको हम दोबारा से कैसे लिखेंगे, सही करके शुद्ध लिखना है। शुद्ध और अशुद्ध कैसे करते हैं वो भी मैंने अपनी उसी वीडियो में बता रखा है। उत्तर क्या आएगा इसका हमारा, नेताजी के गले में गुलाबों की एक माला पहनाई गई, यानी गुलाब की माला नहीं, कई सारे गुलाबों की जो माला है उसको पहनाया गया। सेकंड है उसका शिक्षक ने उसकी खूब प्रशंसा करी। अब इसका सही कैसे होंगे, शिक्षक ने उसकी खूब प्रशंसा की, करी नहीं की। गा पाठ है उसमें बोला गया है निम्नलिखित का शुद्ध रूप लिखिए, उज्जवल निर्गुण। उज्जवल को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, और उसी तरीके से निर्गुण को हम लिखेंगे इस तरीके से। तो सही तरीके करेक्ट फॉर्म में लिखना, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, वाक्य, ये सारी चीजें जो हैं मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, उसको आप जरूर देख लें। इससे जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो इसी का नेक्स्ट है उसमें पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी, यानी संकेतक वाच्य। यहाँ पर एक संकेत दिया जा रहा है कि हो सकता है अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल हो जाए। संकेत है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल हम श्योर नहीं है। संकेत वाचक वहीं पे आता है जहाँ पे हम बिल्कुल श्योर ना हो। नेक्स्ट जो है उसमें बोला गया है निम्नलिखित को कर्तव्यवाची में बदलिए। बालक से पतंग उड़ाई जाती है, यानी बालक पतंग उड़ाता है। इस तरीके से ग्रामर को आप सिर्फ एक वीडियो में नहीं समझ सकते, सिर्फ क्वेश्चन आपने एक एक कर लिए और आप समझ गए, आपके एग्जाम में आएगा और आप लिख दोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एज इट इज ग्रामर का आपका उठ आ जाए। क्वेश्चन आंसर में तो चलो हो सकता है कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इजिली बना के लिख के आ जाओगे। लेकिन जो हमारा ग्रामर पार्ट है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं कि ये कैसे आया, तो आप जब तक उसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपको उठा के दे दिया जाएगा और उससे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना मेरी। तो उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो ये सारा जो पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 15 क्वेश्चन है वो है हमारा प्रतिवेदन लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए तथा होली के अवसर पर साहित्यिक संस्था परिमल द्वारा आपके क्षेत्र में आयोजित कवि सम्मेलन पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन जिसको हम इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, जो भी बीती हुई घटना है या कोई भी कार्य आयोजन है, समारोह है, उसका आप कह सकते हो पूरा एक लेखा जोखा तैयार करना ही हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्येक रूप से देखा गया हो,
इसके अंदर क्या है, जो लोगों ने खुद देखा है उसको अनुभव करा है। आप कह सकते हो प्रतिवेदन रियलिटी बेस्ड होता है, उसके अंदर कोई भी आप अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते हो। जो चीज वहां पर हुई है घटना स्थल पे वही चीज आपको लिखनी होगी, अलग से कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते हो। उस घटना स्थल की छानबीन कर तैयार की गई प्रतिवेदना कहलाती है। जब हमने अपने आंखों से खुद देखा हो वही हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। आखिर इसके लिखने के क्या क्या कारण होते हैं, जैसे लोगों तक जानकारी प्राप्त कराना, देश के अंदर जो भी घटना घटित हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, ज्वलंत समस्या हो गई है, या कोई समारोह हुआ है कहीं पे बहुत अच्छा, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके इसलिए प्रतिवेदन लिखा जाता है। विज्ञान पर आधारित फैक्ट बेस्ड जो बातें हैं, ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाना प्रतिवेदन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट उसमें बताया गया है, बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह, यानी जो भी दुर्घटना हुई थी, जो हमने अनुभव उस समय में लिया, उस अनुभव को बहुत ही संक्षिप्त संग्रह कर हमें सूचना या ज्ञान को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यही इसके प्रतिवेदन के लिखने के कारण हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बोला गया। साहित्यिक संस्था परिमल जो है उसके द्वारा हमारे क्षेत्र में कवि सम्मेलन करवाया जा रहा है, उसके ऊपर आपको प्रतिवेदन लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना होगा। शीर्षक के अंदर आपके सबसे पहले हेडिंग आएगी, जैसे यहाँ पे करके भी दिखाया, कवि सम्मेलन आयोजन। ठीक है, कवि सम्मेलन का आयोजन लिख दिया हमने शीर्षक में। फिर आपको प्रतिवेदक का नाम लिखना होता है अपने राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन के अंदर अगर नाम दे रखा है तो आप वो नाम लिखोगे, या तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है जोया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक लिखनी होती है, कोई घटना स्थल की टाइमिंग है, या समारोह में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन अध्यक्ष है, ये सारी चीजें आप दिनांक के उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो। यहाँ पे सिंपल हमने डेट लिख दी है। ठीक है, डेट लिखने के बाद जो हमारा प्रतिवेदन की मेन बॉडी है, जो हमें पूरा कार्यस्थल को बताना है, जो भी हमने देखा है वो हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है, अब उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हर साल की तरह इस बार भी होली के पावन अवसर पर साहित्यिक संस्था परिमल द्वारा एक साहित्यिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद हमारे साहित्यिक विरासत को महसूस कराना और उसे पुनर्जीवित करना था। होली भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हमारे सुभाष नगर क्षेत्र, अब हमने अपना क्षेत्र का नाम भी लिख दिया, कोई भी क्षेत्र का नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, में सालों से रंगों के साथ मनाया जाता रहा है, और इस त्योहार के साथ साथ कवि सम्मेलन का आनंद उठाना, जो कि साहित्यिक संस्था परिमल के अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया था। लोग भारी संख्या में हमारे क्षेत्र में आए थे। कितने लोग आए थे आप सिंपल यहाँ पे बता दोगे, बहुत भीड़ हो गई थी। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, हर साल की तरह इस बार भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस सम्मेलन का लुत्फ उठाया। लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, कई सारी भाषाओं, क्षेत्रों, विचारधाराओं के बारे में पता चला, सभी को एक साथ मंच पर आने का मौका मिला। इस सम्मेलन के अंतर्गत विचारशील कविता, काव्य और प्रस्तावनाओं की एक श्रृंगारिक प्रस्तुति की गई, जिसमें समकालीन मुद्दे और समाज की धार्मिक दृष्टिकोण को छूने का प्रयास किया गया। उस अवसर पर हम लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए धन्य महसूस कर रहे थे कि हमारी संस्था परिमल के कवि सम्मेलन साहित्य के क्षेत्र में नए और उत्कृष्ट परिप्रेक्ष्यों को उजागर कर दिया है। इस तरीके से उनके बारे में आप अच्छाइयां लिख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर आपको प्रतिवेदन तैयार कैसे करना है। एंड में आपको क्या कर देना है, धन्यवाद लिख देना है। इस तरीके से एक प्रतिवेदन को तैयार करना है। यहाँ पिक्चर के थ्रू मैंने समझा भी दिया है कि आपका प्रतिवेदन का पूरा फॉर्मेट कैसे होने वाला है। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। लिखना कैसे है यहाँ पे मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर कवि सम्मेलन पे ही आपका आ जाए, किसी चीज पर भी आ सकता है प्रतिवेदन लिखने के लिए। तो आपको इस तरीके का ही फॉर्मेट को अपनाना है। फॉर्मेट आपको याद रखना है, मेन बॉडी जो है वो तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब इसी 15 क्वेश्चन के अथवा में भी हमारा एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो है हमारा निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में सार लिखिए तथा उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक पूरा गद्यांश दे रखा है। अब आपको उसको पूरा पढ़ना होगा, फिर उसका एक शीर्षक निकालना होगा, फिर उसको 1/3 शब्दों में सार लिखना होगा। आपको शीर्षक जो है हमेशा आपको जो सार दिया गया होगा उसके फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। केक, बिस्कुट और चिप्स आदि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना दिमाग की ताकत पर असर डालता है। इतना हमें पता चल गया, जो हमारा बाहर के फास्ट फूड होता है वो हमारे बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से आप शीर्षक बना सकते हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया। अब इसको आप पूरा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, आप उसको क्या कर दोगे, 1/3 शब्दों में अपने सार
विचार को लिख दोगे 1/3 शब्दों में। तो ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आपका अथवा में भी आ सकता है ये सार लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16 क्वेश्चन के अंदर हमारा आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हमें लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको 4 विषय दिए जाएंगे, उसमें से केवल आपको एक ही विषय पर क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा। इस नोट्स के अंदर हमने आपको चारों ही विषय के ऊपर निबंध लिखकर दे दिया है। निबंध कैसे लिखते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसको देख लेना। बाकी जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे विषय दे रखा है और भी खेल हैं क्रिकेट के सिवा। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले क्रिकेट के बारे में बताओगे। क्रिकेट को भारत के अंदर सभी लोग बहुत ही चाव से देखते हैं, लेकिन भारत के अंदर और भी कई सारे खेल हैं जिसके अंदर भारत ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। तो उसके बारे में आप अपने आप बना कर लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नगरों में बढ़ती प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की क्या समस्या है, क्यों हो रही है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, ये सारी चीजें आप निबंध के अंदर बिल्कुल पैराग्राफ में लिखना है। आपको ये याद रखना है, जब भी आपसे निबंध पूछा जाए कभी भी आपको पॉइंट वाइज में आंसर नहीं देना है। हमेशा आपको क्या करना है, पैराग्राफ में आंसर देना है। बाकी जो आपका आंसर है वो कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जो क्वेश्चन आंसर के आंसर कैसे लिखने हैं, स्थाप प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, गद्यांश को कैसे करना है, ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। निबंध कैसे करना है वो मैंने बता दिया कि कैसे आपको हमेशा पैराग्राफ में लिखना है। पहले आपको समस्या के बारे में बताना है, फिर उसका समाधान कैसे किया जा सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना पूरा निबंध तैयार करना है। चारों विषय को हमने सॉल्व करवा दिया है इस नोट्स के अंदर। आप चाहो तो इस नोट्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि एक निबंध को किस तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक का हमें क्या करना है, भाव पढ़लक। चाहे हम इसका कर दें फर्स्ट वाले का, चाहे हम सेकंड वाले का कर दें, किसी एक का ही हमें करना है। अभी आपको दोनों का करके बताया गया है। सबसे पहला है हमारा परहित सरसी धर्म नहीं भाई। परहित का मतलब क्या है, परोपकारी। अगर जो परोपकारी व्यक्ति नहीं है तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा। जो परोपकारी है वही सबसे बड़ा धर्म है। जो परोपकार करता है, लोगों की मदद करता है, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हम एक मनुष्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, दूसरों की भलाई करना, कभी किसी को दुख न देना, हर किसी की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। प्रकृति के कण कण में तो परोपकार बसा हुआ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे, नदी, हवा, बादल, सभी लोग किसी ना किसी तरीके से मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। सूर्य हमें रोशनी देता है, वायु हमें हवा देती है, पेड़ पौधे हमें खाने को देते हैं, दवाई बनाने को देते हैं, लकड़ी देते हैं, पेड़ हमारी कई तरीके से मदद कर रहा है, नदियां, पानी, हवा, बादल, ये सारी हमारी क्या है, आवश्यकताएं हैं, और ये हमारी किसी न किसी रूप में मदद कर रही हैं। उसी तरीके से जो मनुष्य है उसको भी सभी के कष्टों में काम आना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मनुष्य तो सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किसी को पीड़ा ना पहुंचाना संसार के सभी धर्मों में परहित ही सबसे महान धर्म है। परहित यानी लोगों की सेवा करना, परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। संसार के अंदर इतने सारे धर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म परहित को ही माना जाता है। इसलिए जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि परोपकार के समान कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा या दुख पहुंचाने की कोई निजता नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो उससे नीचा काम कोई और नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लोगों की मदद करता है, उनके दुखों में काम आता है, उनकी सेवा करता है, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे नीचा कोई काम नहीं है। कौन कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भाव पल्लव करना होता है। एक लाइन दी जाएगी आपको, उससे कहा जाएगा कि आप इसका भाव पल्लव कीजिए, यानी इसके भावों को बताइए। तो वो आपको सिंपल यहाँ बताने हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है आपको, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इसका भाव पल्लव आप क्या करोगे, जैसे हम सभी को पता है कि आवश्यकता, अगर हमें किसी चीज की जरूरत है और उस जरूरत के अंदर अगर हमें कोई समस्या है तो हम क्या करेंगे, कई सारे प्रयास करेंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाए, तो वही क्या है, हमारा आविष्कार कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। ठीक है, आवश्यकता से प्रेरित होकर आविष्कार करता है। अगर हमें आवश्यकता होगी तो आविष्कार अपने आप होगा। जैसे यदि किसी को एक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया जाए, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने, फिर उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कौशल को उपयोग करना पड़ेगा, जो भी उसके पास संसाधन है, और उससे बाहर निकलने के लिए कई सारे प्रयास करेगा और फिर उसका समाधान निकालेगा। और समाधान ही क्या कहलाएगा, आविष्कार कहलाएगा। हमारा जो हमारा आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, यानी उसको जन्म देने वाली। आविष्कार किसी न किसी जरूरत से प्रेरित होता ही है। जैसे बड़े पत्थर या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता ने लकड़ियों
या पहियों के रूप में लकड़ियों के उपयोग का आविष्कार किया। जैसे अगर पहले पुराने समय में तो नहीं होता था, ट्रेन, स्कूटर वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती थी उस समय, इसलिए उस समय में क्या हुआ, बड़े वस्तुओं, बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहियों का आविष्कार किया गया। पहिए किसके बने? लकड़ियों के पहिए बने। आवश्यकता क्या हो गई? आविष्कार की जननी हो गई। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दे रखा है। तो इस तरीके से आपको भाव पल्लव करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा 18 क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, सरकारी कार्यालयों में फाइलों पर टिप्पणी लिखने की क्या पद्धति है। टिप्पण क्या होता है? जैसे कोई भी सरकारी विभाग है, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में अगर बात करनी है तो एक पूरा टिप्पण तैयार करा जाता है, उसी को टिप्पण कहा जाता है। अब इसको सरकारी कार्यालयों में फाइल पर अगर टिप्पणी लिखना है, उसकी अलग अलग पद्धति होती है। वो कौन कौन सी पद्धति है उसको देखते हैं हम। सबसे पहला क्या है, टिप्पण को पहले पैराग्राफों में विभाजित किया जाना चाहिए। अलग अलग उसके पैराग्राफ लिखने चाहिए और हर पैराग्राफ को एक संख्या यानी एक नंबर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हम उसके ऊपर एक शीर्षक भी दे सकते हैं। अगर शीर्षक देंगे तो सीधा डायरेक्ट हमें समझ में आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में इस चीज की बात हो रही है। फाइलों के टिप्पण भाग के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर फाइल संख्या, मंत्रालय, विभाग का नाम, शाखा, अनुभाग और फाइल के विषय का उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी जो उसका पहला जो पेज होगा उसके ऊपर जो फाइल की जो संख्या है उसका नंबर लिखना होगा और उस विभाग या उस मंत्रालय का नाम लिख सकते हो, शाखा का, उस सारी चीजों का उल्लेख जो है फाइल के प्रथम पेज पर किया जाना चाहिए। और फाइल के विषय के बारे में भी हम उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है, टिप्पण का कार्यालय में उपलब्ध विशेष प्रकार के कागज पर लिखा जाता है। अब जो भी कोई पत्र वगैरह लिखा जाता है वो तो सिंपल से कागज में लिखा जाता है, लेकिन जो टिप्पण है उसके लिए कुछ स्पेशल कागज होता है, वो एक ग्रीन कलर का पेपर होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, टिप्पण को हरे रंग के नोट शीट पर ही लिखा जाता है। टिप्पण को स्पष्ट ढंग से लिखा जाना चाहिए ताकि उसकी जो भाषा हो बिल्कुल आसान हो, हर कोई समझ सके। टिप्पण में शब्दों या वाक्यों का जो है सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए। उसको पढ़कर किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसको पढ़ने के बाद। इस तरीके के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। टिप्पण के दाहिनी ओर अधिकारियों को अपने नाम और पद नाम तथा तारीख सहित पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए, साइन करके उसको देना चाहिए। टिप्पण के नीचे बाईं और सहायक तारीख के साथ जो छोटे हस्ताक्षर जो है वो कर सकते हैं, वो उनको छोटे हस्ताक्षर करने चाहिए। फाइलों को अनुमोदन के लिए अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी वो फाइल सही है या नहीं है उसके लिए एक अधिकारी के पास भेजना चाहिए, उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर उसको पास करवा देगा। इस तरीके से हमारी टिप्पणी की पद्धति होती है। अब इसी के हमारे अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है हमसे कि जो हमारा पत्रांकन होता है वो किस तरीके से लिखते हैं। अपनी कंपनी का नया साझेदार बनाने की सूचना अपने ग्राहकों को देते हुए हमें क्या तैयार करना है, एक परिपत्र तैयार करना है। अब परिपत्र कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे बता रखा है। जैसे सबसे पहले आपको पत्रांकन का नंबर लिखना होगा। जो कंपनी का नाम है, आप कुछ भी कंपनी का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है आधुनिक मेटालिक्स। इस तरीके से हमने कंपनी का नाम लिख लिया और जो कंपनी का एड्रेस है वो आपको राइट हैंड साइड पे पूरा एड्रेस लिखना होगा, डेट लिखनी होगी। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। इसी तरीके से आपको परिपत्र तैयार करना है। राइट हैंड साइड पे ही आपकी डेट आएगी और कंपनी का एड्रेस आएगा। फिर आपको परिपत्र लिखना है, उसका विषय आपको यही बताना है, कंपनी का नया साझेदार बनाने की सूचना देने हेतु इसलिए लिखा जा रहा है। हम अब इसके अंदर लिखेंगे जैसे हमें ये सूचित करते हुए बड़े खेद के अनुभव हो रहा है कि हमारी कंपनी के प्रमुख संस्थापक श्री अमीर चंद बीजलाल के स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण कंपनी के सक्रिय कार्यों के अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। यानी अब वो हमेशा के लिए छुट्टी ले रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कंपनी ने जो ख्याति यानी जिस तरीके से उसको प्रसिद्धि मिली है, ऊंचाइयों पर पूरी कंपनी गई है, उनके वजह से अर्जित प्राप्त करी है, वे अपने आप में एक मिसाल है। श्री अमीर चंद बीजलाल जी की अनुपस्थिति हम सबको हमेशा खलती रहेगी, परंतु हम विवश हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि अब उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, वो काम नहीं कर सकते हैं, बुजुर्ग हो गए होंगे। खुशी की बात यह है कि अमीर चंद बीजलाल जी के एक निकट सहयोगी श्री अविनाश गौतम जी की सेवाएं हमें प्राप्त हो गई हैं। श्री गौतम जी उत्साही, परिश्रम तथा सत्यनिष्ठ होने के साथ अनुभवी भी हैं। यानी उनका एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज्यादा परिश्रमी है, अच्छे से काम कर सकते हैं और जो हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं उनके जानने वाले भी हैं। तो इस तरीके से आप एक परिपत्र तैयार कर सकते हो। अगर हमें ये जानकारी देने की कंपनी का अब जो साझेदार है वो अब नया बंदा है, अब इसमें एंड में आपको सिंपल क्या लिख देना होगा, जिसने परिपत्र लिखा है उसका नाम लिख के और जिसको ये सूचनाएं देनी है जिन जिन कंपनियों को, उन कंपनियों को आप सिंपल यहाँ पे नाम लिख दोगे। इस तरीके से जो हमारे ग्राहक रहे हैं, जिन कंपनियों के जो अदर
कंपनीज के साथ हमारे संबंध है उनको हमें बताना होगा कि अब जो हमारी कंपनी का जो साझेदार है वो चेंज हो चुका है, नया साझेदार है। तो इस तरीके से आप ये पत्र लिखोगे और पत्र की अलग अलग कॉपी बनाकर जितनी भी कंपनीज है उनको भेज देंगे हम। फिर उनको पता चल जाएगा कि जो हमारी कंपनी है उसका अब नया साझेदार आ चुका है, उनका नाम क्या है, अविनाश गौतम। इस तरीके से परिपत्र भी आपका कई सारे टॉपिक्स पे लिखने के लिए आ सकता है। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो तो यही रहेगा, बस हाँ अगर कोई अलग आपका विषय होता है, जैसे यहाँ पे विषय है आपका नया साझेदार का, और कोई भी विषय हो सकता है, तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर बना कर लिखना होगा। नेक्स्ट जो हमारा 19 क्वेश्चन है, दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं इससे रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियो आ रखी है, तो उसको आप देख लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें संपादक को पत्र लिखना है, तो वो हम देखते हैं। अगर जब भी आपके संपादक को पत्र लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर एक दिनांक लिखना होता है, फिर सेवा में यानी संपादक को लिखना, तो संपादक महोदय लिख दिया आपने, दैनिक भास्कर लिख दिया यानी समाचार पत्र का नाम लिख दिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। फिर दिल्ली, विषय लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब कभी भी आप पत्र लिख रहे हो। सब्जेक्ट, क्योंकि संपादक के पास कई सारे पत्र आते हैं, हर क्षेत्र में कई कई परेशानियां होती हैं अलग अलग, उन समस्याओं से रिलेटेड कई पत्र आते रहते हैं। आपको विषय ऐसे लिखना है ताकि जो संपादक है आपके विषय को देख के ही समझ जाए समस्या जो है इनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे विषय हमारा क्या रहेगा, महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे अपराध है उसके संबंध हेतु हम पत्र लिख रहे हैं। महोदय से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और हो, जैसे आपके एरिया में जल की समस्या हो और या जल निकासी की समस्या हो, तो आप यहाँ पर जो लिखा है ना, दिल्ली प्रशासन का ध्यान जल समस्या की ओर दिलवाना चाहती हूँ, या जल निकासी की ओर दिखाना चाहती हूँ, बढ़ते चोरी की ओर दिखाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से विषय है वो चेंज होगा, बाकी जो ये आपका फॉर्मेट है वो एज इट इज आपका सेम रहेगा। आजकल दिल्ली अपराधों का केंद्र बनती जा रही है। यहाँ सब महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। दिन प्रतिदिन यहाँ अपराधों की संख्या में जो है वृद्धि होती जा रही है। छेड़खानी की घटनाएं तो आम बात हो गई हैं। तो इस तरीके से आपने ये अपनी तरफ से बनाकर ये लिख दिया। महिलाओं के प्रति अपराधों के बढ़ने का कारण क्या है? सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था के विषय में अपराधियों को पता होता है कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर हमें पता भी है इस बंदे ने रेप करा, जब भी उसको फांसी की सजा नहीं मिल रही, मतलब कि ऐसा हमारा कानून बन चुका है, तो इसीलिए उनको पता है अपराधियों को कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं, तो जेल चले जाते हैं, कुछ पैसे देके छूट जाते हैं। इस कदर मतलब कि मानवता घटती जा रही है लोगों में। कत्ल, हत्या, छेड़खानी आम बात हो चुकी है। अगर इनको कोई देखता भी है तो गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनकी जो दैनिक जीवन है वो खराब हो, रोज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, उन सबसे वो डरते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते, वो सच नहीं बोलना चाहते, गवाही नहीं देना चाहते। अगर लोगों ने देखा है, ऐसे डरपोक समाज का फायदा उठाते हुए जितने भी अपराधी हैं वो आसानी से अपना जो भी गलत काम कर रहे हैं वो उसको अंजाम देते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा, आप जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ सुरक्षा कीजिए, मतलब अपराधियों को सजा दिलवाइए। इस तरीके से आप बना कर अपना पत्र लिख सकते हो। तो पत्र लिखना तो बहुत ईजी है, बस उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि हर संपादक को पत्र हो गया, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो आप पत्र जो है इजिली लिख सकते हो। फिर आपको धन्यवाद भवदे लिख के अपना नाम लिख देना है या काखागा लिख देना है। इस तरीके से आपको अपने पत्र को समापन करना है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्या है, निम्नलिखित तालिका में भारत में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई इसे दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। दंड चित्र क्या होता है हमारा, इस तरीके से एक बार ग्राफ बनाया जाता है, उसको हम दंड चित्र कहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर टेबल दे रखी है उसको हमें दंड चित्र में प्रस्तुत करना है। तो इस तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, जैसे हमारा 1961 के अंदर जो साक्षरता प्रतिशत रहा है वो 15% रहा है, 1971 में हमारा 22% रहा है, 1981 में 30 रहा है, 1991 में 39 रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक बार ग्राफ बना लेना है। कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमारा दंड चित्र क्या होता है। तो इस तरीके से आप अपना एक दंड चित्र भी बना सकते हो। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा, महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत किस वर्ष में सर्वाधिक रही? 1991 में बढ़ी, इस समय 39 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में 1991 में सर्वाधिक है। 1981 से लेके 1991 के बीच महिलाओं की साक्षरता कितने प्रतिशत बढ़ी? अब 1981 से लेके 1991 तक कितने प्रतिशत बढ़ी? 1981 में 30 थी और इसके अंदर 39 हो गई, तो 9% ही बढ़ी। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? 1981 से लेके 1991 के बीच महिलाओं की साक्षरता 9% बढ़ी है। इस तरीके से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। जो आपका टेबल
टेबल दिया जाएगा, उसको आपको बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका आपको इजिली आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 21, वो क्या है हमारा, जब अचानक नदी में आई बाढ़ में मैं फंस गया या गई, इस विषय पे आधारित अपने अनुभव को लगभग 40 शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपने बाढ़ का अनुभव किया है तो भी आप लिख सकते हो, या आपने अनुभव नहीं किया है तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हम आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि जो चीज हमने अनुभव नहीं की है या जो चीज हमने नहीं देखी है, सिर्फ सुनी है, तब भी हम उसके बारे में अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है बाढ़ का अनुभव बताना, अगर हम पहले बाढ़ में फंसे हों, उस समय में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमारा अनुभव कैसा रहा, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, वो हमें बताना है। सिंपल, आपको अपने शब्दों में आप जो लाइन चाहो आप वो लिख सकते हो कि मेरे को इस सारी चीजों का सामना करना पड़ा, मैंने ये चीजें फेस करी और ऐसे मैं बाढ़ से बच पाया। ये सारी चीजें आप बना बना कर लिख सकते हो। कुछ यहाँ पे लाइनें मैंने भी समझा रखी हैं। मेरे जीवन का वो पल जब नदी के किनारे बाढ़ में फंस गया था वो अद्वितीय था, मतलब बिल्कुल ही अलग था। अचानक पानी की जितनी भी लहरें थी वो मेरे चारों ओर जो है बढ़ती ही जा रही थी। लहरें इतनी तेज थी कि मैं उसके जाल में फंसता ही चला गया। वहां मुझे अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, जब तक कि समय के साथ जो है पानी की जो है वो थम नहीं गया, यानी बाढ़ का जो पानी है वो थम नहीं गया, जब तक मुझे संघर्ष करना पड़ा ताकि मैं सरवाइव कर पाऊं। कैसे कैसे मैंने अपना जीवन को उस समय व्यतीत किया, बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ा, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उस समय मुझे समझ में आया कि प्रकृति की क्या है जो शक्ति है, बहुत अप्रतिम शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति को देखकर मुझे समझ में आया कि प्रकृति के सामने मैं बहुत छोटा हूँ। उस समय मैंने ये अनुभव किया कि मेरी शक्ति कुछ नहीं है प्रकृति के सामने। प्रकृति जब चाहे किसी को भी तहस नहस कर सकती है, जिसने मुझे मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने उस संघर्ष का सामना करा, डट कर सर्वाइव करा अपने आप को, तो जब मुझे पता चला कि कैसे मजबूरियों से हमें उठना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए समस्याओं से। तो इस तरीके से आप कुछ लाइनें बनाकर लिख सकते हो। तो 21 क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा 22, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के हमें अर्थ बताने। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको 2 का अर्थ बताना है। मैं तीनों को बता देती हूँ आपको। सबसे पहला हमारा नेशनल प्रेस ऑफ इंडिया, इसका अर्थ है हमारा भारतीय प्रेस परिषद। दैनिक का मतलब क्या होता है आप लिख सकते हो रोज रोज या नित्य, कुछ भी आपको जो याद रहे। जरूरी नहीं है कि आपके यही शब्द एग्जाम में आए, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ। ये वीडियो का मकसद सिंपल यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आपका क्लास 12 हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है, उसके आंसर को आपको किस तरीके से लिख कर आना है, वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। थर्ड जो है हमारा प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है आप सिंपल आपका फैलाना या विस्तार करना, बढ़ाना, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 23 का पार्ट में पूछा गया है हमसे, वार्ता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। वार्ता या टॉक आकाशवाणी की विधा है। जो हमारी टॉक या वार्ता है वो हमारी एक जो आकाशवाणी होती है उसी की विधा है, जिसके अंदर क्या होता है किसी भी विषय पे विस्तार से चर्चा की जाती है और एक जानकार व्यक्ति होता है जिसको एक विषय दिया जाता है, उस विषय को बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उस पर प्रकाश डालना किसका काम होता है, जो जानकारी दे रहा होता है लोगों को। और ये ध्यान रखना चाहिए कि विषय जो है अधिकतम लोगों की हित व रुचि का हो, यानी जो आकाशवाणी दी जा रही है वो सभी लोगों के हित में होनी चाहिए और उस सभी लोगों का उसके अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जब भी लोग जो है एंड तक उसको देखेंगे। और ये भी ध्यान दिया जाता है कि वार्ता में एक ही व्यक्ति होता है, जैसे जो बोल रहा है, जो जानकारी दे रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति दे रहा है लोगों को, सिर्फ एक ही व्यक्ति की भागीदारी होती है। इसीलिए जो पूरी आकाशवाणी की जो टॉक या वार्ता की पूरी अवधि होती है सिर्फ 5 से 10 मिनट की हो रहती है, उसी में वो पूरी जानकारी देता है ताकि श्रोता उबने न लगे, ताकि जो लोग उसको सुन रहे हैं उस आकाशवाणी को वो लोग बोर ना हो जाएं। सिर्फ अकेला बंदा वही बोलता रहेगा तो चैनल चेंज हो जाएगा, लोग उसको नहीं सुनेंगे, वो दूसरा कुछ लगा लेंगे। इसलिए 5 से 10 मिनट क्या होता है वो अपने जानकारी देता है, लोग उसको सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। इसी के खा पाठ में पूछा गया संचार माध्यमों के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। जो हमारे संचार माध्यम है जैसे टेलीविजन, रेडियो हो गया, ये सारी चीजों का उद्देश्य क्या है, आखिर उनका मोटिव क्या होता है। तो सबसे पहला बताया गया यहाँ पर सूचना पहुंचाना, यानी लोगों को जानकारी देना ही सबसे बड़ा काम है संचार माध्यम का। सेकंड है मनोरंजन करना। टीवी के अंदर हम कई सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो हमें मनोरंजन देते हैं, टीवी से हमें कई सारी सूचनाएं मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी हमारे
संचार के माध्यम होते हैं उनसे हमें कई सारी सूचनाएं मिलती हैं, जानकारी मिलती है, वो हमें शिक्षा भी देते हैं, मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं। तो कई सारे उद्देश्य होते हैं जितने भी हमारे संचार माध्यम होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 24 वो है हमारा, कंप्यूटर के आने से समाचार संपादक के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जब कंप्यूटर आ गया तो जो समाचार संपादक है उनके क्षेत्र में कई सारे चेंजेस आए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जो समाचार पहले हाथों से लिख कर बहुत समय लगाकर बनाया जाता था, कटिंग पेस्टिंग इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा समय लगता था, अब वही कंप्यूटर के आ जाने के बाद जो ये समय है बहुत कम लगने लगा है। अब जो पहले हाथों से लिखा जाता था, अब जल्दी जल्दी टाइप करके उसको छाप दिया जाता है, वो जल्दी छप जाता है। पहले उसको छापने में टाइम लगता था, लिखने में टाइम लगता था, आप टाइपिंग करके तुरंत ही उसको छाप दो, जल्द से जल्द लोगों को सूचनाएं प्रदान करना। कंप्यूटर के आने से यही सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गई। इस क्वेश्चन को आप इजिली बना लोगे क्योंकि कंप्यूटर के आने से बहुत ज्यादा चेंज आया है। अब जो है लोग कोने कोने में क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूज चल रही है उसको पढ़ सकते हैं और इंटरनेट पे उन्हें हर चीज मिल सकती है। जहां अगर कोई भी दुर्घटना घटित हुई है तो उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। और जो समाचार पत्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा छपने लग गए हैं। पहले एक या दो भाषा में समाचार पत्र छपा करते थे, अब कई सारी भाषाओं में, जितनी भाषाएं होती है उन सभी भाषाओं में जो हमारे पत्र जो है वो छपने लगे हैं। क्योंकि पहले जो है संपादक को टाइम लगता था, अब टाइम नहीं लग रहा है। अब क्या है, वो फटाफट जो उनको लिखना है वो कंप्यूटर पे टाइप करना है, उसको छाप देना है। अलग अलग उसका फॉन्ट, अलग अलग इमेजेस, नई नई पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, कितना उसका साइज होना चाहिए, सारी चीजें जो कंप्यूटर खुद जो है वो अपने आप कर लेता है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एरर को भी कंप्यूटर बता देता है। लिखने में तो हमसे कोई गलती हो जाती है तो कोई एरर बताने वाला भी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जो है ये सारी चीज जो है वो खुद को पता लगा लेता है और उसको एरर को ठीक भी कर देता है। न्यू टेक्नोलॉजी से जो संपादक के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन आए हैं, हम ये कह सकते हैं। इसी के अथवा में जो हमारा एक और पूछा गया, वो पूछा गया है संसार के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से क्रांति सी आ गई है, कैसे स्पष्ट कीजिए। यानी सूचना देने की जो चीजें थी वो बहुत सीमित थी। जो शहरों में रहते थे उन्हीं तक जो भी दुर्घटना हुई है, जो भी सूचना देनी है, वो सिर्फ उन तक जाया करती थी कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हो गया है, गांव के कोने कोने में भी जो है सूचनाएं, शिक्षाएं जो प्रदान की जा रही हैं। क्योंकि आज रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, पत्र पत्रिका, ये सारी चीजें जो है लोगों की आवश्यकताएं बन चुकी हैं। अगर लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो उनको अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में, बाहर विदेश के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, संचार जो था बहुत ज्यादा सीमित था, क्योंकि जो सूचना प्रौद्योगिकी थी वो इतनी ज्यादा सुलभ नहीं थी, इतने आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज के समय में बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आज घर घर में टीवी है, आज घर घर में मोबाइल फोन है, तो ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर जो है हमारा संचार का चीजें देखी जाती हैं। हर जगह दूरदर्शन, टीवी, एंटीना के जाल वगैरह हर जगह बिछे हुए हैं, नेटवर्क वगैरह हर जगह आते हैं। तो हम कह सकते हैं संचार के क्षेत्र में नई सी क्रांति सी आ गई है। देश की लगभग हर भारतीय भाषा में जो है पत्र पत्रिकाएं अब प्रकाशित होने लग गए हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। इनमें से विभिन्न भारतीय भाषाओं के करीब 4000 ऐसे पंजीकृत अखबार हैं जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में विविध शहरों से अपने संस्करण प्रकाशित करते हैं। तो हम कह सकते हैं संचार जो है हमारा वो निजी होता जा रहा है, निजी कंपनियों में प्रवेश करें। यानी अब सभी लोग जो है संचार के क्षेत्र में जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसी दुर्घटनाएं कहीं घटित होती है, लोगों के पास तुरंत सूचना आ जाती है इंटरनेट के चलते। तो अब जो सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। पहले लोगों से अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको सूचना दे पा रही हूँ, तो सब न्यू टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पा रहा है। तो ये सूचना देना बहुत ज्यादा आसान हो गया है पहले के मुकाबले में। इसी के अथवा में हमारा एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा के प्रसार में क्या योगदान। अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है। जैसे गांव में शिक्षा के प्रति रुचि का उत्पन्न करना। पहले गांव में जो रेडियो, टेलीविजन वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो है गांव गांव में, शहर शहर में जो है रेडियो, टेलीविजन है। अब लोगों की रुचि जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि शिक्षा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो शिक्षा प्राप्त करना एक आवश्यकता है, लोगों की नीड है। क्योंकि अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो रेडियो, टेलीविजन पे ऐसी कई शो वगैरह दिखाए जाते हैं, कई बातें बताई जाती हैं, जागरूक किया जाता है लोगों को। शिक्षा लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए गाँव के लोग बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन
सेकंड पॉइंट में बताया गया सामाजिक शिक्षा का प्रसार। जो हमारे सामाजिक शिक्षा होती है उसमें जागरूकता लाने में भी जो टेलीविजन रेडियो वगैरह है वो बहुत बड़ा आप कह सकते हो रोल निभा रहे हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले टेलीविजन सेट ला रही है गवर्नमेंट, ताकि जो लोग जो है आसानी से इसको खरीद पाए और मनोरंजन और शिक्षा को प्राप्त कर पाए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था के पाठ्यक्रम, यानी जो ओपन से पढ़ाई करते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त हो सके, सुलभ हो सके, उनको आसानी से उनकी बुक्स मिल जाए, वो पढ़ सके। ये सारी चीजें जो है अब इंटरनेट पे ही आ जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं, पढ़ाई कर सकते हैं हम यूट्यूब से। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो पा रहा है? सूचना की वजह से हो पा रहा है, प्रौद्योगिकी की वजह से हो पा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी का शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन कवर होते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा 25 क्वेश्चन है वो है हमारा ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं को सावधान करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को अपने खाते संबंधी जानकारी तथा मोबाइल पर आने वाले OTP की जानकारी न देने का निर्देश दिया गया हो। इस तरीके से अगर आप विज्ञापन तैयार करते हो, विज्ञापन के लिए सबसे पहले एक बॉक्स को बनाना होगा। बॉक्स के अंदर आपको हेडिंग लिखनी होगी जिससे रिलेटेड आपको टॉपिक जो दिया गया है वो आप हेडिंग लिखोगे, फिर जो सूचना देनी है उसके पॉइंट्स लिखोगे। इस तरीके से आपका विज्ञापन जो है वो रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पे किसके लिए बनाना है? सावधान रहें, आपका बैंक आपकी सुरक्षा। इस तरीके से आपने पहले ये लाइन लिखी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सदैव आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए समर्पित है। हमें यहाँ पे ये बताना है, कई सारे लोग ऐसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अकाउंट्स की जो डिटेल है उसको वो हैक कर लेते हैं, और अगर हमारे पे कोई OTP भेजता है तो कई लोगों को नहीं पता होता कि OTP शेयर नहीं करना चाहिए, और OTP शेयर कर देते हैं तो हमारी जितने भी पैसे वगैरह रखे होते हैं वो सारे चले जाते हैं, यानी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके की ही जानकारी जो है हमें रिजर्व बैंक दे रहा है। सबसे पहले पॉइंट बताया गया है, कृपया ध्यान दें कि हम कभी भी आपसे आपकी खाते संबंधित गुप्त जानकारी जो है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक कभी भी गुप्त जानकारी नहीं मांगता है। अपने बैंक खाते से संबंधित किसी भी ऑनलाइन गतिविधि से पहले, अगर हम कोई भी ऑनलाइन कोई भी वर्क कर रहे हैं उससे पहले क्या करना चाहिए? सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हम वेबसाइट है वो बिल्कुल सही है। उस वेबसाइट का जो ब्राउजर वगैरह उसको हमें पता लगाना चाहिए वो सही है या गलत है। पहले उस बारे में हम अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, जब जाके हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए। अगर हम ऐसी किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर लेंगे तो क्या होगा? हमारी अकाउंट डिटेल उनके पास जा सकती है। किसी भी संदेश पर गतिविधि की अगर हमें सूचना मिलता है, हमें ऐसा अगर लगता है कि हमारे मोबाइल पे कुछ ऐसा OTP आया है या हमारे अकाउंट डिटेल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, जैसे हमें थोड़ा सा भी शक होता है, हम तुरंत क्या कर सकते हैं, जो हमारी बैंक की जो शाखा है हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, जल्द से जल्द कुछ किया जाए। कृपया अपने मोबाइल पर जो भी हमारे पास OTP आता है उसको किसी के साथ भी हमें साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि OTP से हमारी डिटेल्स वो चुरा सकते हैं। अपनी वित्तीय सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दें और धोखाधड़ी से बचाव के लिए सतर्क रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एक पूरा विज्ञापन रेडी कर सकते हो। अब इसी के हमारे खा पार्ट में पूछा गया है, भारतीय सैनिकों ने तवांग क्षेत्र में चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। इस विवरण पर आधारित किसी दैनिक हिंदी समाचार पत्र के एक समाचार तैयार करना है। ये समाचार होता है हमारा पूरा पैराग्राफ में लिखा गया होता है, उसकी पहले एक हेडिंग दी गई होती है। उस तरीके से ही हमें पूरा अपना एक समाचार रेडी करना है अपने आप बनाकर कि भारतीय सैनिकों ने किस तरीके से चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। तो इस तरीके से हमारे जितने भी 25 क्वेश्चन थे हमने उन सभी 25 क्वेश्चन को कर लिया। हमने ये समझा कि जो हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आता है, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना होता है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और जितनी भी मैंने आपको वीडियोस बताई है प्रीवियस, उन वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर छोड़ के ना आ सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।